बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स। सब कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको स्क्रीन पर ये रिप्लाईज़ नज़र आ रहे होंगे। ये मेरी बहुत ही प्यारी रीडर है रामीन इफ्तिखार। इन्होंने तकरीबन दो तीन माह पहले मुझसे ना ये कमरोश अशोक का नावल है तेरे प्यार की खुशबू, लॉन्ग नावल है, उसकी रिक्वेस्ट की थी कि आप वो पढ़ें। आई एम सो सॉरी रामीन, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने में मुझे बहुत देर हो गई। बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि इतना लॉन्ग नावल मेरे से पढ़ा नहीं गया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, सोचा आपको बता दूं कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। आज हम रामीन इफ्तिखार की जो रिक्वेस्ट है तेरे प्यार की खुशबू, वही वाला नावल स्टार्ट करेंगे। सवा एक घंटे की मैं देखूंगी जितनी मेरी से रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है तो टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो जितना मेरे से पढ़ा गया इंशाल्लाह पढ़ूंगी। ये लॉन्ग नावल है, देखते हैं इसकी कितनी एपिसोड बनती हैं। आप सब लोग भी ये नावल ज़रूर पढ़िएगा, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नावल है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताऊंगी इस नावल के मतलब। इस रामीन इफ्तिखार के साथ साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, राइटर हैं फेसबुक की, अरीज शाह। उन्होंने भी मुझे सबसे पहले यही कहा था कि आप ये वाला नावल पढ़ें, लेकिन आई एम सॉरी अरीज के रिक्वेस्ट पूरी करने में बहुत देर हो गई। चलो अब तुम भी सुनो, और सारा सुनना, और रोज़ आकर चैनल पे सुनना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे प्यार की खुशबू। ये नावल बेसिकली रिदा डाइजेस्ट में शाया हुआ था। इसका जो मंथ ईयर है वो है अक्टूबर 2013। मैंने ये सारा नावल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इस नावल के बारे में इतना इल्म नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इसकी जो थीम है कुछ कज़न बेस्ड है, फ्रेंडशिप है, हेट एंड एंगर बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज है, किडनैपिंग बेस्ड और हिडन आइडेंटिटी, मतलब मिक्सचर है ये तकरीबन ना। हर एक थीम को बड़े अच्छे से कमरोश ने इसमें बयान किया है। इनका अंदाज़े बयान भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत रोमांटिक नावल है। जिनको रोमांटिक नावल पसंद हैं उनके लिए तो ये रमज़ान में ईद हो जाएगी फिर, ठीक है। और आप लोगों ने ज़रूर सुनना है, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमरोश शहक का नावल तेरे प्यार की खुशबू। ज़ाले बेड पर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर बेखबर सो रही थी। वो इस कदर गहरी नींद में थी कि ये भी महसूस ना कर सकी कि सामने सिंगल सोफे पर विराजमान ज़रमील बगौर उसे ही तक रहा था। ज़ाले के चेहरे पर आज भी वही मासूमियत रक्सा थी जो आज से 2 साल पहले थी, और वो आज भी इतनी दिलकश और खूबसूरत थी जैसा वो उसे 2 साल पहले छोड़ कर गया था। ज़रमील की निगाह उसके चेहरे से होती उसके लंबे घने गोल्डन बालों पर जा ठहरी जो बिखरे हुए थे। उसे नहीं याद पड़ता था कि ज़ाले को कभी लंबे बाल पसंद थे, और ना ही कभी उसने बाल बढ़ाए होंगे। हमेशा से शोल्डर कट बाल रहे थे उसके। ज़ाले जो नहायत गहरी नींद सो रही थी, खुद से भी बेगाना, ना जाने कौन सा एहसास था, दिल जाने क्यों अजीब अंदाज में धड़का था कि उसकी नींद टूटी थी। सामने निगाह उठी तो नज़र जैसे साकित और जामत होकर रह गई। सारे एहसास मुंजमद होकर रह गए हों, मगर कुछ ही लम्हे लगे थे इस हकीकत को कबूल करने में कि सामने बैठा ज़रमील कोई ख्वाब, कोई सपना नहीं, बल्कि वो खुद सोफे पर नहायत ही पुरसुकून बैठा है। ज़ाले झट से उठी थी। गोल्डन बाल झटके से सारे उसके आगे आगे बिखर के उसके वजूद को छुपा गए थे। उसका सबसे पहला ख्याल बेड की दूसरी सिमत किया जहाँ उसके पहलू में रज़ा सोया था, मगर अब वो खाली जगह उसका मुंह चढ़ा रही थी। रज़ा वहाँ नहीं था। ज़ाले का दिल बुरी तरह धड़का। वो घबरा के बेड से नीचे उतरी थी। ज़रमील जो उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था, उसके फिक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और मजबूत कदम ज़मीन पर धरता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। ज़ाले का इरादा यहाँ से चले जाने का था कि ज़रमील इसकी राह में हायल हो गया। अगर रज़ा के लिए फ़िक्रमंद हो तो बेफ़िक्र हो, वो उस वक्त अम्मी के पास है। मगर ज़ाले ने जैसे उसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी, और अनसुनी करती हुई, उसे बुरी तरह नज़रअंदाज करती हुई साइड से निकलना चाहती थी कि ज़रमील ने उसका बाजू पकड़ के अपने मुकाबिल वापस किया था। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ, मगर तुम्हारे चेहरे पे खुशी की बजाय इतनी बेजारी क्यों है? अपनी रोशन सुरमई आंखें उसकी ब्राउन कांच में गाड़ दी हों, जैसे इन सुरमई आंखों में आज भी वही रोब, वही सख्ती हलकोरे ले रही थी जो वो हमेशा से देखती चली आ रही थी। मगर पहले की बात और थी। पहले वो इन आंखों से डर जाया करती थी, सहम कर, कहीं खौफज़दा होकर किसी कोने खुदरे में छुप जाया करती थी। मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका बेटा था जिसने उसे बहादुर बना दिया था, मजबूत कर दिया था।
आप 2 साल बाद आते या ज़िंदगी भर ना आते, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सर्द लबो लहजे में कहते हुए एक झटके से उसकी आह निकल आई से अपना बाजू छुड़ाया था और उससे 2 कदम के फासले पर जा खड़ी हुई। सिर्फ कुछ पल के लिए ज़रमील हैरानो साकन हुआ था, वरना ज़ाले के इस तरह झड़कने उस तहसीका आमेज़ अंदाज़ पर उसकी अना बिलबिलाकर रह गई थी। मगर जल्द ही खुद पर काबू पा लिया था। उन आबी गुदाज़ लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। आँखों में नरमी भरे वो चंद कदम बढ़ाता उसके मज़ीद करीब हुआ था कि दरमियाना फ़ासला 1 इंच से भी कम रह गया था। चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब कर लिया कि उसकी सांसों के गर्म थपेड़े ज़ाले का पूरा चेहरा झुलसा गए। इन 2 सालों में बहुत बहादुर हो गई हो। तो आपने क्या समझा मैं आज भी एक डेरी सहमी दबूसी लड़की हूँ, जो आपकी एक आँख की सख्ती से डर जाऊँगी तो आपकी बहुत बड़ी खुशफ़हमी है। मैं ना सिर्फ़ बहुत बहादुर हो गई हूँ, बल्कि मेरे दिलो-दिमाग से हर किस्म का खौफ़ और डर भी मिट चुका है, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा बेटा है। मेरा सहारा, मेरे जीने की वजह। वरना आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने ज़मील की सिमत से नफ़रत से रुख ही फेर लिया था। ज़मील आज पहली बार उसे इतना बोलता हुआ सुन रहा था। उसके लबो लहजे में वो लड़खड़ाहट, वो घबराहट बिल्कुल मफ़कूद थी, जो उसे सामने पाकर हमेशा से रहती थी। मेरी जुदाई ने और रज़ा की आम ने तुम्हें बहुत निडर और बहादुर बना दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी पकड़ते उसका नाराज सा सुंदर मुखड़ा अपनी सिमत किया। खबरदार, जो आपने रज़ा का नाम भी लिया तो वो सिर्फ मेरा बेटा है, आपका उससे सिर्फ नाम का रिश्ता है। ज़ाले ने उसका हाथ छड़का और उससे बहुत फासले पर जा खड़ी हुई थी। ज़रमील ने बगौर उसके दिलनशीं सरापे को तका था। कॉटन के ब्लू प्रिंटेड सूट में बगैर दुपट्टे के खड़ी वो इस वक्त कोई ज़ख्मी हिरनी ही लग रही थी कि अगर उसके बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया तो हर शय को तहस नहस कर देगी। ज़रमील को इसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया था। उसका ये बदला बदला रूप उसका चैनो करार लूट कर ले गया था। वो आहिस्ता से चलता हुआ एक बार फिर उसके नज़दीक आ ठहरा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ तुम्हारे और रज़ा के पास आ गया हूँ, तो फिर भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ रहें या ना रहें, मगर मैं यहाँ रज़ा के साथ बहुत खुश हूँ। आपकी गुंजाइश हमारे बीच कहीं नहीं निकलती। उसकी बातों पर ज़मीर को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था। वो बल्कि ज़ोर से हंस दिया था। ज़मीर की ये भरपूर हंसी ज़ाले को हैरान कर गई थी। वो तो समझी थी कि ज़मील उस पर गुस्सा करेगा और अकड़ कर यहाँ से चला जाएगा, मगर वो तो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। ओह ज़ाले, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही ज़ाले है जो मेरी आँख की ज़रा सी सख्ती से सहम जाया करती थी। ज़रमील ने मुस्कुरा के बगौर उसका खूबसूरत चेहरा देखा और उसके खुले शहद आगी बालों को अपनी मुट्ठी में आहिस्तगी से कैद कर लिया। तुम्हारा अंदाज ही नहीं, तुम तो सरापा मुजस्सम बदल गई हो। रूप स्वरूप जो मेरा आइडियल था, तुम बिल्कुल उसी तरह हो। सरगोशी में कहता हुआ वो एक खूबसूरत सी जिसारत कर गया। ज़ाले तो अंदर से कांप उठी। उसके रुखसार ज़मील की इस बेसाख्ता हरकत पर सुर्ख अनारी हो गए, जैसे अभी वहां से खून छलक उठेगा। वो बुरी तरह चीप कर रह गई। ज़मील से तेजी से रुख मोड़ना चाहा कि झटके से वो उसके वसी चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। वजह यह कि उसके खुले बाल उसकी बंद मुट्ठी में कैद थे। उन बेसाख्ता हरकतों ने उसकी दिल की दुनिया तहोबाला कर दी। उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि वह आसानी ज़मील की समाज से महफूज नहीं रह सकी। मगर ज़रमील वैसे ही किसी मजबूत पहाड़ की मानंद वही खड़ा रहा, जैसे जिसे कोई आंधी कोई तूफान हिला नहीं सकती थी। ज़रमील ने अपना मजबूत बाजू उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द बांध कर मजीद उसे खुद से करीब तर कर लिया। इन 2 सालों में तुम्हारे लिए मेरी वाराफियों में खासा इजाफा हुआ है। हर गुजरते लम्हे मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और इस हकीकत को जब मैंने मुकम्मल तस्लीम कर लिया, तो देखो आज मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब हूँ। वो धीरे धीरे उसके शहदगी बालों में उंगलियां फेर रहा था। इस सर्द मौसम में वो पूरी पसीने में शराबूर हो गई थी। छोड़िए मुझे, मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है, और ना ही मैं आपकी किसी झूठे बहलावे में आने वाली हूँ। वो पूरी जान लगा रही थी उसकी आहनी मजबूत गिरफ्त से आज़ादी के लिए, मगर हर कोशिश नाकाम बेसूद ठहरी। ज़ाले, समझने की कोशिश करो, मैं वाकई मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कशिश और रज़ा की मोहब्बत खींच कर लाई है। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं जी सकता। इसके लबो लहजे में सच्चाई बोल रही थी, मगर ज़ाले कहाँ देख रही थी वो सच्चाई, और ना ही देखना चाहती थी। नहीं, मुझे अब आप पर कोई एतबार नहीं, छोड़िए मुझे। वो गिरफ्त तोड़ने की पूरी जान तोड़ कोशिश कर रही थी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। ज़ाले, रज़ा रो रहा है। इस इस्ना में हीरा ने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी गोद में रज़ा था, जिसके रोने की आवाज़ पर वो तड़प उठी थी। ज़रमील, छोड़िए, रज़ा रो रहा है, मैं उसे रोने नहीं देती। उसकी ब्राउन कांच से मोती टूट टूट कर रुखसार पर फिसलने लगे थे। ज़रमील का इन बहते अश्कों पर दिल कट कर रह गया। उसने गिरफ्त ढीली कर दी। याले तेजी से दरवाजे की सिमत भागी थी। दरवाज़ा खोला और हीरा की गोद से बिलखते हुए रज़ा को अपनी नरम आगोश में छुपा लिया।
अपने सीने से लगाए उसे प्यार करने लगी थी। ममता की खुशबू महसूस करके रज़ा खामोश हो गया था। याले को ज़रमील की मौजूदगी महसूस हुई तो रज़ा को पाकर ये अक्सर खामोश कर बैठी थी। उससे पीछे पलट कर देखा, वो वहीं खड़ा उन्हें बगौर तक रहा था। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे के अलावा और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उससे ख़ास कर किसी पर जोर दिया और शिकायती नज़रों से उसे देखते हुए हीरा की साइड से निकलती चली गई। हीरा ने जाती हुई याले को एक नज़र देखने के बाद नहायत बेबसी से अपने बड़े अजीज़ तरीन भाई को देखा और अंदर दाखिल हो गई। याले बहुत बदल गई है ज़रमील भाई, अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो जो किसी को नाराज़ करना नहीं जानती थी, किसी से खफा नहीं होती थी, आज खुद अपने आप से और आपसे सख्त नाराज़ है। हीरा की आंखों में नमी ठहर गई। मगर ज़रमील भाई, मुझे आप दोनों बहुत अजीज़ हो। मैंने हमेशा से सिर्फ आप दोनों को एक साथ ही देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा साथ रहो, कभी अलग ना हो। तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं टूटेगा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं जानता हूँ ज़ाले मुझसे सख्त नाराज़ है, मगर मैं उसे मना लूँगा। उसे अपनी छोटी बहन के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा था। सच कह रहे हैं ना आप याले भाभी को मना लेंगे ना? उसके चेहरे पर एक कल वही सी चमक आ गई थी। मगर वो अरशद भाई, यकदम अरशद का खौफ चेहरे पर नमूदार हुआ था। अरशद को क्या हुआ? उसने सर पे से हाथ हटाया था। आपको अम्मी ने नहीं बताया? नहीं, खैरियत। असल में अरशद भाई को आप पर बहुत गुस्सा है। आप जाले से शादी करके जो 2 दिन बाद ही किसी को बताए बगैर घर से यूँ चले गए थे, इस बात पर अरशद भाई ने पूरे घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया था। वो बहुत गुस्से में कह रहे थे घर में वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो तो उनको सलीम चचा ने रोक दिया, जाने वो क्या कर गुजरते, मगर उन्होंने अबू से और सलीम चचा से एक बात और कह दी थी। वो बोलते बोलते खामोश हो गई या बोलना नहीं चाहती थी। क्या बात कह दी? ज़रमीन ने बेसब्री से पूछा। यही कि अब जो मैं चाहूँगा वही होगा, याले वही करेगी जो मैं कहूँगा। व्हाट? क्या मतलब? क्या करेगा वो कह रहे थे कि ज़रमील को याले को तलाक देनी होगी। उससे डरते डरते धीरे से सारी बात बता दी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया उसका? ये बात सोची भी कैसे उसने? ज़रमील ज़ोर से धाड़ा के हीरा डर के काम गई। याले ने कुछ नहीं कहा। नहीं, वो भी वही करेगी जो अरशद भाई कहेंगे। अपने भाई की तरह उसका दिमाग भी ख़राब हो गया। देखता हूँ कौन याले को मुझसे अलग करता है। गुस्से से उसकी दिमाग की रगें फड़फड़ाने लगी। सुरमई आंखों में सुर्ख डोरे वाजे नज़र आ रहे थे। ज़मीर भाई, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, होगा वही जो याले चाहेगी। आप प्लीज़ याले को मना लें। उनके उनके अलग होने का सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हीरा को इस तरह रोता देखकर ज़मीर को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, याले को तो मैं मना ही लूँगा, मगर इस अरशद का दिमाग ठिकाने लगाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं ज़मीर भाई, अभी आप खामोश रहें। घर में आरफीन भाई की शादी के हंगामे शुरू हो रहे हैं। आप अरशद भाई से शादी के बाद बात कर लीजिएगा। शादी में बदमज़गी अच्छी बात नहीं। बहुत समझदारी से उसने अपना मुतमाए नज़र बयान किया। ज़रमील तो उसे देख कर रह गया। मुझे नहीं मालूम था मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी समझदारी की बातें भी करती है। ज़रा अपनी ये समझदारी थोड़ी सी याले को भी दे दो, उसने मुस्कुराकर शरारत से कहा। हीरा ज़रमील की बात पर रोते रोते मुस्कुरा दी। देखिए, मैं आपसे बातें करने में बिल्कुल भूल गई कि फूफो ने मुझे ऊपर बुलाया था आरफीन भाई की दुल्हन के कपड़े पिक करने के लिए। कब है शादी? कल हम माइयों की रस्म करने जाएंगे उनके घर। इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अच्छा ज़रमील भाई, मैं चलती हूँ। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से साफ किया और कमरे से चली गई। ज़रमील की तमाम सोचों के धागे सिर्फ याले के इर्द गिर्द ही उलझे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि याले को कैसे मनाया जाए। ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि कोई उससे रूठा था और उसको मनाना था, मगर उसे अज़हद यकीन था कि वो याले को मना लेगा। आखिर क्यों आया है वो यहाँ? क्या लेने आया है? अगर इसने याले से बात भी करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अरशद को पता चल गया कि ज़रमील आज दोपहर को यहाँ आ गया है। उसे जब से ही गुस्सा आ रहा था, बस नहीं चल रहा था कि वो उसे उसी वक्त शूट कर दे। अरशद प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, ये घर ज़मील भाई का भी तो है। अगर ये घर उसका है तो उसका जो दिल चाहेगा वो मनमानी करता फिरेगा। और अगर शाम को याले के कमरे में गया था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरशद को ये भी पता चल गया था कि ज़रमील याले से मिलने उसके कमरे में भी गया था। अरशद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों उन्हें याले के कमरे में जाने से रोक सकती हूँ? याले उनकी बीवी है। बीवी है ये, बीवी उसे अब याद आई 2 साल बाद, मगर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। बड़ों ने जो गलतियां करनी थी कर ली। मेरी बहन मुझे बहुत अजीज़ है, उसकी खुशी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और उसकी खुशी उसी में है कि वो ज़रमील के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसे तलाक दिलवाऊंगा। सिमरन ने दहलकर सीने पे हाथ रख लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ जानते भी हैं? आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। प्लीज़ अरशद,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ऐसा मत सोचिए, याले सिर्फ बीवी ही नहीं ज़रमील भाई के बेटे की माँ भी है। अरशद उस वक्त बहुत गुस्से में था और शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो जो कुछ बोल रहा है बहुत गलत है। यही वजह थी कि सिमरन अक्सर उसके बेइंतहा गुस्से से खाइफ रहती थी। मैं कुछ नहीं जानता और ख़बरदार जो अगर तुमने ज़रमील की ज़रा सी भी तरफदारी की हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गुस्से भरी गहरालूद नज़र उसके चेहरे पर डालता हुआ बाहर निकलता चला गया था। सिमरन की आंखों में नमी सी भरने लगी। अरशद ऐसे ही थे, वो गुस्से में होते तो फिर कुछ भी नहीं देखते, सोचते समझते, मुकाबिल बंदे को अच्छी तरह झाड़ कर रख देते थे। और वो हर बार कोशिश करती कि अरशद की किसी भी काम में कोई कोताही ना हो, मगर सब कुछ ठीक करते करते भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती थी और फिर उसकी शामत आ जाती। फिर वही अरशद जो रात के अंधेरे में मोहब्बत के फवार से उसे पूर पूर भिगो देता था, वही अरशद उसकी ज़रा सी गलती पर उसे दिन के उजाले में अपनी नोकीली बातों के तीरों से उसकी रूह तक को छलनी छलनी करके रख देता था। देखिए अरफीन भाई, ये सूट मैंने ख़ास मखसूम भाभी के लिए पसंद किया है। मुझे यकीन है उन पर यह कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। हीरा ने पूरी कमीज़ कारपेट पर फैला दिया। अरफीन जो मोबाइल में पर किसी का एसएमएस पढ़ रहा था, हीरा की तेज़ आवाज़ पर निगाह उठा के देखा। धानी एंड पिंक इम्तिजाज की इस कमीज़ पर फुल बारीक सितारों मोतियों से खूबसूरत काम बना हुआ था और हीरा ने उसका दुपट्टा भी फैला दिया जिसके सिर्फ बॉर्डर पर धानी एंड पिंक सितारों मोतियों का नफीस काम था। उसकी आंखों की पतलियों पर एकदम से वो सुंदर शर्मीला सा चेहरा झिलमिलाया था। लो भाई, ये तो अभी से मकसूम भाभी के ख्वाबों ख्यालों में खो गए। याले ने मुस्कुराते हुए आरफीन को छेड़ा जिस पर वो कुछ खफीफ सा हो गया। अरे अरे देखो हीरा, अपने आरफीन भाई को शर्माना भी आता है। याले उस वक्त फुल मूड में थी। हीरा की हंसी ने आरफीन को अलर्ट कर दिया कि अब ये दोनों मिलकर उसकी दुर्गत बनाने वाली हैं और इससे पहले कि वो मजीद उनकी शरारतों का निशाना बनता, दोनों को घूरता हुआ वहां से उठने लगा। कहाँ जा रहे हो चांद? राबिया जो अपने लाडले बेटे के पीछे खड़ी उनकी बातों की छेड़छाड़ से लुत्फानंदोज हो रही थी, आरफीन को उठते देखकर उसके चौड़े शाने पर हाथ का दबाव डालकर दोबारा उसे सोफे पर बिठा दिया। आरफीन ने गर्दन घुमाकर बेबसी से अपनी माँ को देखा। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मम्मा आप भी? जी मैं भी, और आपकी शादी तक मुकम्मल तौर पर अपनी भतीजियों का साथ देने वाली हूँ। मम्मा इट्स नॉट फेयर, ये सरासर चीटिंग है। वो शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगा था। कोई चीटिंग नहीं आरफिन भाई, अब तो और मज़ा आएगा आपको तपाने में। याले ने राबिया को एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलिए छोड़े ये सब कुछ, ये बताइए आरफैन भाई के वो कैसी हैं, वो हैं कैसी? याले का लबोलेजा इस कदर संजीदगी लिए हुए था कि किसी को मामूली सा गुमान भी ना हुआ कि वो आरफिन को छेड़ रही है। कौन भई? आरफिन ना समझी की कैफियत में उसे देखने लगा। अरे वही जिसके ख्वाबों ख्यालों में आप अभी मुकम्मल तौर पर डूबे हुए थे। याले ज़्यादा देर तक अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख सकी थी। अरे याले डूबे नहीं थे, बल्कि ये तो उनके साथ स्विमिंग कर रहे थे। वहीं बैठे उसके कज़न ने चुटकुला छोड़ा जिस पर आरफिन झेंप किया और उसकी सदा पर पूरा कमरा ज़ाफ़रानो ज़ार बन गया। हर एक को मौका मिला था आरफिन को छेड़ने, जिसमें सबसे आगे याले और हीरा पेश पेश थी। खूब कर लो, मगर याद रखो अल्लाह सबको चांस देता है। आरफिन ने बारी बारी दोनों को घूरा। बात को तो नहीं मालूम, मगर उस वक्त कोइन हमारे हाथ में है। हीरा चहकी। अरे कोइन से याद आया, तुम लोग फिर भूल गए भाई मकसूम भाभी से इस एक माह में हमने तो हम में से तो किसी का भी सामना नहीं हुआ, और जिससे नहीं होना चाहिए था वो मोहतरम पूरा 1 घंटा उनसे मुलाकात का शर्फ बख्श कर आए हैं। आप लोग उस 1 घंटे को यूँ फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि इनसे पूरा पूरा सच उगलवाइए कि उस 1 घंटे में क्या क्या फरमा के आए हैं और क्या क्या सुन कर आए हैं। याले दूर की कौड़ी खींच कर लाई थी और आरफैन जिस बात से डर रहा था आखिरकार वही हुआ। वो समझा वो लोग भूल गए होंगे, मगर इस याले की बच्ची का क्या करें जिसका दिमाग नहीं चलता फिरता कंप्यूटर था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है आरफीन भाई? एक मनचले कज़न ने हाँक लगाई। बताइए ना आरफीन भाई, कैसी बात है? हीरा ने याले के हाथ पर ताली मारी। वो तो मम्मा ने भेजा था मुझे वहाँ के शरारे दिखा के आ जाओ मकसूम की अम्मी को। ओ पूरे कमरे में ओ का ज़ोरदार नारा लगा था। आरफीन ने सबको घूरा था। वो सब समझता था उन सबके मजाक को, मगर करता क्या, उस वक्त तो बिल्कुल अकेला था और वो सब एक थे। अच्छा फिर क्या हुआ? हीरा ने मज़े से पूछा जैसे कोई कहानी सुन रही हो। क्या मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मकसूम भाभी को शरारे पसंद आ गए। याले शरारत से बोली, मगर आरफिन खामोश रहा। इन सब ने ज़रा सी बात का मजाक बना लिया था।
मकसूम से मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की हुई थी, वो भी इत्तफाकन वो अपनी किसी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसकी अम्मी भी वहीं मौजूद थी। वो वहीं चला आया। वहीं पर इसने पहली बार मकसूम को देखा था। वो दोनों उसे सलाम करके खड़ी हो गई और वो अपनी साथ खड़ी सहेली का हाथ पकड़कर जिस तरह कमरे में भागी, जैसे आरफैन अभी उसे पकड़कर अपने साथ ही ले जाएगा। यही बात उसने आकर राबिया को बता दी। बदकिस्मती से पीछे याले खड़ी थी, जिसने खूब रिकॉर्ड लगाया उसका। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? जमीर की गंभीर और भारी आवाज़ पर सब ने ही पलट कर देखा तो गोया सबको ही सांप सूंघ गया। हर कोई अपनी जगह साकत जामत बैठा रहा। गोया पूरे कमरे में सन्नाटा बिखर गया। जो जमील को बहुत महसूस हुआ, वो चलता हुआ आरफीन के बराबर में रखे खाली सोफे पर विराजमान हो गया। खैरियत, ये माहौल में इस कदर खामोशी क्यों यार? मैं कोई ऐसा ड्रैकुला भी नहीं कि तुम सब लोगों को साबित सालिम ही निगल जाऊं। उसकी नज़र सब पर से होते हुए याले पर जा ठहरी, जो पिंक एंड धानी दुपट्टे को हाथ में पकड़े यूं देख रही थी जैसे उससे ज़रूरी काम कोई काम ही नहीं। देखो ज़रा कैसे चुप हो गए सब के सब, इतने सीधे जैसे इनसे ज़्यादा कोई सीधा और खामोश तो कोई है ही नहीं। आरफी ने मुस्कुराकर जरमील को देखा। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को मेरा यहाँ आना खास पसंद नहीं आया। उसका इशारा साफ याले की सिमत था, जिसे वहाँ मौजूद हर फर्द ने नोट किया था। अरे नहीं जमील बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सब जानते हैं कि तुम्हें ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सब खामोश हो गए। राबिया ने अपने चहीते भतीजे को प्यार भरी नज़रों से देखा। फूफा, अगर ऐसी बात है तो सब सुन ले कि मुझे ये शोर शराबा हल्ला गुल्ला बहुत पसंद है। उसकी नज़र अब भी याले पर थी। सच? सबकी कोरस में आवाज़ें बुलंद हुई स्वाई याले के, जो अब भी दुपट्टे को बगौर देख रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सच। जरमील खुशगवार मुस्कुराहट बिखेरता हुआ बोला था। जरमील, कुछ खाने को लाऊं? राबिया ने कहा। नहीं फूफो, नीचे खाना खा कर आया हूँ। आप प्लीज़ अच्छी सी कॉफ़ी पिलवा दें। नहायत सहूलत से कहा। अभी लाती हूँ। जाने लगी तो सबकी पीछे से आवाज़ें आईं कॉफ़ी की फरमाइश के लिए। हाँ तो भाई, मेरे आने से कबल क्या गुफ्तगू चल रही थी? जरमील ने सब पर एक नज़र डाली। मैं चलती हूँ, रज़ा मामा को तंग कर रहा होगा। याले जरमील को बुरी तरह नज़रअंदाज करती हुई दुपट्टे को ठीक करती हुई खड़ी हो गई। जरमील ने ख़ास नज़रों से उसे देखा था। जो मैदान छोड़कर भागते हैं वो बुज़दिल होते हैं। आरफीन उसकी जाने की वजह समझ गया था। ठीक कहते हैं आप आरफीन भाई, जो मैदान छोड़कर भागते हैं वही लोग बुज़दिल होते हैं। उसने देखा तो आरफीन को ही था, मगर चोट जरमील पर की थी। कमरे में मौजूद हर शख्स उसका इशारा समझ गया था। सब की नज़रें जरमील की सिमत उठी थी। सब अंदर ही अंदर सहम गए थे और सबकी यही सोच थी कि याले जरमील के गैज़ो गज़ब और ना ही उनकी आंखों में वो सख्ती थी जो वो सब बचपन से देखते चले आ रहे थे। याले और जरमील की ज़बरदस्ती की शादी से तकरीबन आधा ख़ानदान ही वाकिफ़ था। याले जरमील से कोई 15 साल छोटी थी। वालिदैन की ज़बरदस्ती की बिना पर यह शादी हुई थी और नतीजा जरमील याले को 2 दिन बाद ही किसी को बगैर बताए कहीं चला गया था। जरमील की गुमशुदगी, जाले का बिलक बिलक रोना, अरशद का गुस्सा और फिर रज़ा की पैदाइश और आखिर में जरमील की यूं अचानक 2 साल बाद उसकी आमद क्या रंग लाती है कोई नहीं जानता था। मगर उसकी वापसी पर अरशद किसी ज़ख्मी शेर की तरह अपने शिकार को शिकंजे में लेने के लिए मौका की तलाश में था। वो तो सलीम साहब का हुक्म था, वरना अब तक वो उसके रूबरू होता। जरमील सिर्फ धीरे से उसकी बात पे मुस्कुरा दिया और हौले से खड़ा हुआ और चलता हुआ याले के मुकाबिला ठहरा। ये बुज़दिल अपना गुनाह भी तो कबूल कर रहा है और किसी भी सज़ा के लिए तैयार है सवाए तुम्हारी जुदाई के। थोड़ा झुक कर हौले से सरगोशी की, मगर वहाँ मौजूद सब ही अंगश्त बदंदा होकर रह गए। जरमील का ये अंदाज़े तकल्लुम, ये तर्ज़ गुफ्तगू तो कभी ना था। इस कदर बदलाव, सभी बेहोश होने लगे हों जैसे किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। आरफिन जोर से खंखारा। जरमील को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता याले बुरी तरह तप कर रह गई और आरफिन को घूरती हुई पैर पटक कर जाने लगी। अगर आपकी नाजो ने आज की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ ख़त्म हो चुकी हों तो प्लीज़ आप वापस यहीं आ जाए। और वैसे भी याले जा चुकी है। आरफिन दिलकशी से मुस्कुराया था। क्यों नहीं, ज़रूर। जरमील ने जाते हुई याले को एक नज़र देखा। यार जरमील भाई, 2 साल में आप बहुत बदल गए हैं, उनके एक कज़न चांद ने अपने लबो लहजे में हैरानगी समोते हुए कहा। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये इंसानों वाली खसूसियात पहले कहाँ थी भाई? सबको तो जैसे मौका मिल गया था जरमील के इस बदले अंदाज पर। कुछ शर्म कर लो तुम सब। यहाँ मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, ना कि तुम लोग मेरी मदद करो। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। ओ, सब ने एक दूसरे को देखने के बाद जरमील को देखा। तो मनाइए ना याले को, आपको आए तकरीबन 12 घंटे हो गए और अभी तक यूं ही अकेले अकेले किसी बेवा की तरह फिर रहे हैं। आरफैन की ज़बान बेलगाम ही थी और अब तो कुछ ज़्यादा ही ज़बान में खुजली हो रही थी। जरमील उसके बेवा कहने पर झींक कर रह गया। जरमील के इस तरह झींकते पर सबका मुश्तरका कह कहा कमरे की खुशगवार फिजाओं में गूंजा था। ये मंजर बहुत लुत्फानंदोज था।
ये तुम कहाँ चली? क्या सारे कपड़े पैक हो गए? सिमरन भाभी ने उसे सीढ़ी पर ही पकड़ लिया। सिमरन की गोद में रज़ा था, जो ज़ाले को देखकर उसके पास आने के लिए हुमकने लगा था। क्या पैक करूं? कोई सीरियस ही नहीं हो रहा, सबको मजाक सूझ रहा है। उसने रज़ा को उनकी गोद से लेते हुए कहा, चलो मैं देखूं, ये सब पागल हो गए हैं। कल बरी लेकर जानी है, कितना काम करने को अभी बाकी है। नहीं सिमरन भाभी, अब मुझे रज़ा को सुलाना है, आप जाइए। वो वापस उस जगह पर दोबारा जाना ही नहीं चाह रही थी। कोई नहीं सुलाना, और वैसे भी रज़ा सोने के बिल्कुल मूड में नहीं है, चलो ऊपर। या लेके इनका पर सिमरन ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया और उसका हाथ पकड़े फूफो के पोर्शन में आ गई। उसके ना करने के बावजूद सामने सोफे पर आरफैन के साथ बातें करता जरमील पर नज़र पड़ी तो याले का गुरेज और यहाँ ना आने की वजह समझ में आ गई। याले की कलाई पर सिमरन की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर डर और खौफ का एक साया लहराया था, और ये डर अरशद का था। उससे पहले कि याले वापस होती, आरफिन तेजी से उठा और याले की गोद से रज़ा को लेकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सिमरन ने याले को देखा, जिसकी नज़र आरफीन की गोद में रज़ा पर थी। सिमरन ने एक गहरी सांस भरी और नज़र आबिया फूफा पर उठी, जो सामने से चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। कुछ शर्म कर लो तुम लोग। माना कि लोग ना कि राबिया फूफो का हाथ बटाओ, उन्हीं से काम करवा रही हो। सिमरन ने सब लड़कियों को बुरी तरह लताड़ा। रहने तो बेटा, कोई बात नहीं। राबिया ने उनकी हिमायत ली और ट्रे जरमील के आगे बढ़ा दी, जिसमें से उसने एक कप उठा लिया। नहीं फूफो, अगर ऐसे ही बैठी रही तो सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप जल्दी से सब उठो और ये सारा सामान उठाओ, दूसरे कमरे में लेकर चलो, उन्होंने सख्ती से कहा। सारी लड़कियां उठी और सारा पैकिंग का सामान उठाकर दूसरे कमरे में चली आई। आओ याले, वो याले का हाथ पकड़ने लगी। असल में ये सब सिर्फ उसने याले की वजह से किया था। अगर अरशद देख लेता कि वो याले को जरमील के साथ लेकर बैठी है तो अरशद सबके सामने उसकी बेइज्जती करने में सेकंड भी नहीं लगाता। भाभी रज़ा, उसकी नज़र रज़ा पर थी जिसे जरमील ने आरफिन से ले लिया था। सिमरन ने पलट कर देखा, रज़ा जरमील की गोद में उसे खिलखिला रहा था। वो जरमील भाई के पास है, याले निहायत नरमी से कहा। नहीं भाभी, मुझे उन पर बिल्कुल एतबार नहीं, आप प्लीज़ मुझे रज़ा को ला दे। आंखें आंसुओं से भर गई थी। इन आंखों में रज़ा के लिए इस कदर तड़प थी कि सिमरन का दिल कट कर रह गया। ठीक है तुम चलो, मैं लाती हूँ। सिमरन ने प्यार से उसका गाल थपथपाया। वो सिमरन पर यकीन की एक निगाह डालती आगे बढ़ गई और सिमरन जरमील की सिमत बढ़ गई। जरमील भाई रज़ा को दे दे। भाभी, रज़ा जरमील के पास खुश है, खेल रहा है, आप लोग आराम से काम कर लीजिए। यार फिर ने रज़ा को जरमील की गोद में खुश देखा तो सिमरन से कहा, नहीं याले परेशान हो रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है? और फिर जरमील कोई गैर तो नहीं, रज़ा के बाप है। यही तो मसला है कि जरमील भाई रज़ा के बाप है, जिसपे जाले का कहना है कि वो उन पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती। खासा चुपता हुआ लहजा था। जरमील खामोशी से उसे देख कर रह गया। ये क्या बचकाना बातें हैं भाभी? ठीक है, जो होना था वो हो चुका, उसमें कोई क्या कर सकता है? आप याले को समझाइए। यार फिर मुकम्मल तौर पर जरमील की हिमायत में था और उसकी बातें तो जैसे सिमरन को गुस्सा ही दिला गई। समझाऊं? 2 साल से समझा ही तो रही हूँ आरफैन, तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। याले का रोना, तड़पना, बिलक बिलक कर बैन करना और इसकी आखिरी हद खुदकुशी की कोशिश करना, क्या ये सब तुम भूल गए हो? हाँ, ये सब तुम भूल सकते हो क्योंकि तुम एक मर्द हो और तुम मर्दों के पास ना तो कोई जज्बात होते हैं और ना ही एहसासात। तो वो किसी और की फीलिंग क्या समझ सकते हैं? सिमरन की खरी खरी सुनाने पर जहाँ आरफैन का सर शर्मिंदगी से झुक गया, वहीं जरमेल उन इक्शाफात पर शॉक होकर रह गया था। और क्या कहा था तुमने कि जो होना था वो होकर रहता है? इसमें क्या कोई कर सकता है? क्योंकि इसमें सरासर हर तरफ से नुकसान औरत का ही होता है। याले कोई गैर तो नहीं थी, इस घर की बच्ची है, घर के हर फर्द की लाडली। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो कसूर किसका है इसमें? अमल का रद्द-अमल तो होता ही है। अगर वो आज ऐसी है तो ये सब जरमील भाई आपकी वजह से है, और अगर आपको कुछ लौटा रही है तो वही सब लौटा रही है जो आप उसे देकर गए थे। और सही तो कह रही है वो, एतबार की कौन सी डोर आपने उसके हाथ में थमा दी जो वो आप पर भरोसा करे? सिमरन ने जरमील की तरफ शिकवा भरी नज़रों से देखा और झुक कर उनकी गोद से रज़ा को ले लिया और जाने लगी। फिर पलट कर खास जरमील को देखा था। माजरत के साथ जरमील भाई, बेशक मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मगर मेरा पूरा सपोर्ट सिर्फ याले के लिए है। उसे मैंने इन गुजरे 2 सालों तक कैसे संभाला, ये मैं और मेरा परवरदिगार जानता है। और फिर वो रुकी नहीं, रज़ा को लेकर चली गई। जरमील वहाँ बैठा नदामत की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया। वो खुद को उस वक्त इतना गिरा हुआ महसूस कर रहा था, शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। जरमील आरफैन ने उसके साकत मजबूत शाने पर हाथ धरा। मैं जानता हूँ कि मुझसे संगीन गलती सरजद हुई है, मैं अपनी गलती तस्लीम भी करता हूँ, इसलिए कि मुझे कोई भी सज़ा मिले मुझे मंजूर है, मगर याले से जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर याले को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आरफिन ने बगौर ज़रमील को देखा। वो अपनी गलती पर पशेमान था। बेशक उसे भी ज़रमील पर गुस्सा था मगर वो नादिम था, अपनी गलती मान रहा था। याले से माफ़ी भी मांगना चाहता था क्योंकि अब वो याले को दिल से चाहता था। ज़रमील यार, तुझे याले को मना लेना चाहिए। हाँ, मैं याले को मना लूँगा, वो सिर्फ़ मेरी है और मेरी और हमेशा मेरी ही रहेगी। अरशद को उसके इरादे में कामयाब नहीं होने दूँगा। आँखों में जीत जाने का एक अज़म सर उभार रहा था। मुझे नहीं मालूम था तुम जैसा स्टोन मैन भी किसी के इश्क में डूब सकता है। आरफिन को अगर ज़रमील के इस बदले अंदाज पर हैरत हुई तो खुशी भी बहुत थी। डियर, अभी तुम इश्क की बातों से नाबल्द हो, शादी हो जाए फिर पता चलेगा मोहब्बत क्या होती है और इश्क किस चिड़िया का नाम है। ज़रमील भारी लहजे में कहता हुआ वहाँ से उठा और कमरे से निकलता चला गया। क्या सोच रही हो? नजमा बेगम बेड ग्राउंड से टेक लगाए गुमसुम खलाओं में ना नजर आने वाली शय को घूर रही थी। वहीं बैठे सलीम अहमद ऑफिस की कोई फाइल देख रहे थे जब उनकी नजरें खामोश बैठी कुछ सोचती नजमा बेगम की सिमत उठी थी। ज़रमील वापस आ गए हैं। अरे ये तो 12 घंटे पहले की खबर है, कोई नई बात करें। सलीम, मुझे अरशद से बहुत डर लग रहा है। उन्होंने दिल का डर अयां किया। अरे पहली माँ हो दुनिया के कि जिसे अपनी औलाद से डर लग रहा है। लबो लहजा गैर संजीदा था। सलीम, आप सीरियस क्यों नहीं लेते मेरी बात को? मेरे कहने का मकसद है मुझे अरशद के गुस्से से बहुत डर लगता है। अभी अभी तक अरशद और ज़रमील का सामना नहीं हुआ। मुझे डर है अगर सामना हो गया तो कोई तूफान ही आएगा। वो याले की बात के आगे कुछ नहीं देखेंगे। कभी कभी तो सिमरन को बुरी तरह झटक देते हैं याले के लिए। भैया इकलौती लाडली बहन है अरशद की जो इतनी मिन्नतों और मुरादों से हमारी ज़िंदगी में आई है। 15 साल बड़े अरशद याले से वो बहुत चाहते हैं याले को। अगर उसे कोई मामूली भी जख्म पहुंचेगी तो उनका दिल तो धड़केगा ना। सलीम, मुझे वाकई लग रहा है कि आप बिल्कुल गैर संजीदा हैं। वो बुरी तरह जिच हो गई। वो बात क्या कर रही थी और वो क्या कर रहे थे और वो बात क्या और वो जवाब क्या दे रहे थे? सलीम अहमद मुस्कुरा दिए। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। सलीम उनके चेहरे पर रकम परेशानी देखकर संजीदा हो गए और फाइल बंद कर दी। अगर आप परेशान हैं तो मत हो क्योंकि मैंने अरशद से बात कर ली। आरफिन की शादी हो जाए फिर देखेंगे क्या होता है। अरशद मान तो गए हैं ना आपकी बात? नजमा बेगम को जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद इतनी आसानी से कैसे मान गया। आप यही सोच रही हैं कि अरशद इतनी आसानी से कैसे मान गए? उन्होंने बगौर देखा नजमा बेगम में धीरे से सरस बात में गर्दन हिलाई थी। तो नजमा बेगम, मैंने अरशद से कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो याले को उनकी खाला के पास लंदन भिजवा दूंगा, इसलिए शादी में कोई बदमज़गी ना हो। क्या मतलब आप याले को लंदन भेजेंगे? उनका दिल दहल गया। एक ही तो बेटी थी उनकी जिसे वो भला नज़रों से कैसे दूर कर सकती थी? अरे नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ अरशद को धमकी दी है। हो सकता है उस दौरान कोई सबील निकल आए। वो किसी गहरी सोच में पड़ गई। नजमा बेगम बेड से उतरकर सलीम अहमद के बराबर रखी चेयर पर आ बैठी। सलीम, एक बात पूछूं आपसे? पूछें। क्या आप भी चाहते हैं कि ज़रमील याले को तलाक दे दें? सलीम अहमद ने चंद लम्हों के लिए उन्हें नहायत गौर से देखा। आप क्या चाहती हैं? उल्टा उनसे सवाल किया था। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी तलाक का दाग लेकर घर बैठ जाए, उसका घर उजड़ जाए। लहजा बहुत दुखी था। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी फूलों सी बेटी का घर बर्बाद करूंगा? ठीक है, मैं मानता हूँ ज़रमील ने जो किया सरासर गलत है मगर गलती तो हमसे भी हुई। ज़रमील ने हमसे शादी करने से पहले कह दिया था कि वो याले से शादी नहीं करना चाहता। वजह एज डिफरेंस, मगर हमने उसकी वजह को फजूल गर्दान कर दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी। मगर जो हुआ सो हुआ। ज़रमील की 2 साल बाद वापसी, शायद उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया है या करने का इरादा रखते हैं, ये तो सिर्फ वही जानते। बहरहाल अब जो भी बात होगी वो आरफिन की शादी के बाद होगी। वैसे भी कल भाईजान नैरोबी से वापस आ रहे हैं। तो क्या भाईजान को पता चल गया ज़रमील के वापस घर आने का? नहीं, मगर कल तो पता चल ही जाएगा। देखो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर सलीम, मेरा दिल भी यूं भी हर लम्हे दहलता रहता है। अगर ज़रमील ने वाकई ज़ाली को छोड़ दिया तो क्या होगा? क्योंकि याले अब अकेली नहीं, सलीम, इन दोनों का एक बेटा भी है, रज़ा, जो अभी सिर्फ 1 साल का ही तो है। बहुत छोटा और मासूम है वो। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है नजमा, मगर फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप अच्छी उम्मीद रखें, मायूस मत हो। और अब बहुत रात हो रही है, सुबह फिर जल्दी उठना है। चले सारी सोचों को फिलहाल झटक दें और पुरसुकून नींद सो जाए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। सलीम अहमद ने उन पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर फाइल साइड टेबल पर रखी और उठकर वॉशरूम में चले गए। और नजमा बेगम अपनी लातादाद सोचों में घिरी बेड पर आकर लेट गई। इन बूढ़ी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दरवाजे पर दस्तक बहुत जोर जोर से हो रही थी। वो जो नहायत गहरी नींद सो रही थी हड़बड़ाकर रह गई। कमरे में चूंकि बहुत अंधेरा था, फौरन हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। पहलू में बेखबर नींद की आगोश में सोते रज़ा को देखा जो कंबल में लिपटा था। उस जोरदार आवाज़ से भी वो हल्का सा कसमसाने लगा था। याले ने खुद पर से ब्लैंकेट हटाया और दरवाजे की सिमत बढ़ी। दरवाज़ा खोला जहाँ परेशान सी सिमरन खड़ी थी। भाभी खैरियत? क्या हुआ? उनकी परेशान घबराई हुई सूरत देखकर वो भी घबरा गई। याले, इतनी देर से दरवाज़ा खोला? मैं तो परेशान ही हो गई थी। वो परेशान परेशान सी उसके कमरे में दाखिल हुई। टाइम क्या हुआ है?
उसने याले ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर सारे बटन ऑन कर दिए। नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी जहाँ दोपहर का तकरीबन 1 बजने वाला था। मैं इतनी देर तक सोती रही हूँ। जी हाँ, और जानती हो मैं 11 बजे भी आई थी, तुमने अंदर से दरवाज़ा लॉक्ड किया हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आज तक ऐसा किया जो नहीं था तुमने। अब याले उन्हें क्या बताती कि ज़रमील के डर से उसने अपने कमरे की खिड़की दरवाज़ा लॉक्ड कर दिए थे। उस दिन की उन सुरमई आँखों की वो बेबाकी कैसे भूल सकती थी। मैं तो अब अरशद को बुलाने ही वाली थी कि तुमने दरवाज़ा खोल दिया। जब से तुमने अपने साथ खुदकुशी करने की कोशिश की है, हम सब तुम्हारी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हो गए हैं। याले का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। अरे नहीं जान, ये कैसी बातें कर रही हो। 2 साल में ये पहला वाक़या है कि तुम इतनी देर तक सोती रही हो, और वो भी दरवाज़ा लॉक्ड करके। इसलिए मेरे दिल में बहुत से शक व शुबहात और वसवसे आने लगे थे। सिमरन ने प्यार से उसके शहद गोल्डन के बिखरे बालों को समेटा। अच्छा चलो छोड़ो, तुम जल्दी से फ्रेश हो, मैं रज़ा को तैयार करके लेकर जा रही हूँ। सिमरन बेड पर कसमसाते रज़ा की तरफ बढ़ी। याले इन दोनों पर एक नज़र डालकर वॉशरूम की सिमत बढ़ी थी। और सुनाइए बरखुरदार, क्या इरादे लेकर वापस आए हैं आप यहाँ। फ़हीम अहमद आज 1 बजे ही वापस आए थे और उन्हें इतला मिल चुकी थी कि ज़रमील के वापस आने की। इसलिए पहली फुर्सत में ज़रमील के अपने कमरे में तलबी हो गई थी। ज़रमील फ़हीम अहमद के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। पापा, मैं अपनी गलती पर शर्मसार हूँ। धीरे से अपनी गलती तस्लीम की। गलती? फ़हीम अहमद ने जैसे तमसखर उड़ाया था। माशाल्लाह, अब तक आप समझते रहे हैं कि आपने गलती की है। नहीं, गलती नहीं, बल्कि एक संगीन गुनाह के मुतरादिफ हैं आप। और इस संगीन गुनाह की क्या सज़ा होनी चाहिए, कुछ अंदाज़ा है आपको? जी मुझे अंदाज़ा है। याले मुझसे नाराज़ है और मैं उसे मना लूँगा। अच्छा, वेरी गुड। लबो लहजे में भरपूर तंसा जो ज़रमील को मज़ीद शर्मिंदगी की गहराइयों में धंसा रहा था। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि अरशद आपसे बहुत नाराज़ हैं। जी और ये भी कि आपकी सज़ा भी वही तजवीज़ करेंगे। ज़रमील खामोश हो गया और उसकी गंभीर खामोशी को फ़हीम अहमद ने बगौर तका था। ज़रमील ने एक गहरी सांस ली और आसिया बेगम की तरफ देखने के बाद फ़हीम अहमद को देखा। अरशद चाहे जो भी करे, मगर अगर वो ये चाहता है कि मैं याले को तलाक दे दूँ तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि मैं याले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, और ऐसा मैंने कभी चाहा भी नहीं। अगर ऐसा नहीं चाहा था तो शादी के 2 दिन बाद ही उसी याले को रोता बिलखता छोड़कर क्यों चले गए थे। फ़हीम अहमद के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका था। वो गुस्से में इतनी ज़ोर से दहाड़े थे कि पीछे बेड पे बैठी आसिया बेगम का दिल दहल कर रह गया। उस वक्त मैं गुस्से में था, तो आज उसी गुस्से में याले को तलाक भी दे दो तुम। कितनी सफाकी से उन्होंने ये बात इतनी आसानी से कह दी कि आसिया बेगम की रूह तक बिलक उठी थी और ज़रमील का दिल खून हो गया था। उसे तड़प कर अपने बाप को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? शादी कर सकते हो याले से, उसे छोड़कर जा सकते हो और माँ भी बना सकते हो, तो तलाक क्यों नहीं दे सकते? आज तो लग रहा था जैसे उसका यौम हिसाब हो। फ़हीम, ये क्या कह रहे हैं आप? आसिया बेगम पीछे से खड़ी होकर फ़हीम के कंधे पर हाथ रखकर बोली। वो चाहे कि कितना अपने लगते जिगर बेटे से रूठी थी, नाराज़ थी, बहुत खफा थी, मगर वो अपनी गलती पर पशेमान था, माफ़ी मांग रहा था, याले को भी मनाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर थोड़ी रियायत तो उसे मिलनी चाहिए थी। क्यों, आप नहीं जानती मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने सख्ती से आसिया बेगम का हाथ अपने कंधे से झटका था। आज ये जो कुछ भी हैं, जितने खुद खुद परस्त, जिसे अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, तो उसकी वजह सिर्फ़ आप हैं। इसके बिगड़ने की ज़िम्मेदार सुना आपने? उन्होंने रासिया बेगम को बुरी तरह घूरा था। मगर फ़हीम, ज़रमील अपनी गलती पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांग तो रहे हैं। फ़हीम अहमद की कड़वी कसीली बातें बल्कि इल्ज़ामात वो नहायत आराम से बर्दाश्त कर गई थी, और जब ज़रमील की फ़ेवर में बोली भी तो लहजा नहायत दबा हुआ था। तो एहसान कर रहे हैं मुझ पर? याले के गुज़रे 2 साल जो उन्होंने अज़ियतों में गुजारे हैं, रो रो कर, और यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो क्या लौटाएंगे आपके साहबजादे वो गुज़रे दिन? आसिया बेगम, कहना बहुत आसान है, मगर जिस पर गुजरती है वही जानता है, और आप एक औरत है, मुझसे ज़्यादा याले को आप समझती होंगी, मगर अब जो अरशद चाहेंगे वही होगा। मैं अरशद के साथ हूँ, तो फिर मेरी भी सुन ले। याले को मेरी मौत ही मुझसे अलग कर सकती है। अच्छा, बहुत खूब, तो मेरा दिल कर रहा है कि उसी वक्त तुम्हें गोली से शूट कर दूँ। फ़हीम, आसिया बेगम ने तड़प कर अपने दिल पर हाथ रखा था। वो तो ऐसे कभी नहीं थे। इतने जालिम और सफाकी रूप तो वो उनका आज पहली बार देख रही थी। समझाइए अपने लाडले को, बेटे को कि अरशद को जो चाहते जाते हैं अब वही होगा। बहुत मनमानी कर ली, फिलहाल तो मैं खामोश हूँ। आरफीन की शादी के बाद ही अब आपसे फाइनल बात होगी। वो ज़रमील को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कमरे से निकलते चले गए। ज़रमील, जिसके अंदर अंदर ज़बरदस्त तलातुम बरपा था, कितने ही आंधी तूफानों ने उसे अंदर तक तोड़ फोड़ कर रख दिया था। फ़हीम अहमद, उसका सगा बाप, वही उसकी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद करने पर तुले हुए थे, मगर चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो याले को किसी कीमत पर तलाक नहीं देगा। उसे नज़र उठा के सामने देखा, जहाँ से बेगम अपने दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठती चली गई। वो तेज़ी से उनके सिमत बढ़ा। मामा,
उसने उनके नातमा शाने पर अपना बाजू फैलाया और उन्हें उठाने लगा। वो जब बेआवाज़ दारोकतार रोने लगी थी, ज़रमील के हाथों को बुरी तरह झड़क दिया। खबरदार, जो आपने मुझसे बात भी की तो ज़रमील का दिल खून के आंसू रो दिया। आप भी मुझसे नाराज़ हैं मामा? हाँ, मैं भी आपसे सख्त नाराज़, उन्होंने सख्ती से कहा। फिर तो मैं वाकई ही मर जाऊंगा मामा। ज़रमील ज़रमील के अल्फाज ने जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। वो एक माँ थी, कैसे अपने बच्चे से इतनी देर तक नाराज़ रह सकती थी? प्लीज़ मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? क्यों छोड़कर चले गए थे तुम हमें इस घर को? उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से पास बैठे ज़रमील को देखा। हमसे गलती हुई, हम मान रहे हैं। तुम्हारे बहुत इनकार करने के बावजूद हमने तुम्हारी शादी याले से करा दी, मगर तुमने क्या किया? इतनी बड़ी सज़ा दे दी हम लोगों को। तुम्हारे जाने के बाद कितना कुछ हुआ इस घर में, जानते हो? मैं सलीम और नजमा के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही, और याले वो तो बहुत मासूम है, उसकी तो मैं सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। आज उसकी जो हालत है वो सब हमारी वजह से। किस कदर खुश रहती थी, चहकती रहती थी पूरे घर में, उसकी हंसी की शरारतों की गूंज रहती थी। मगर आज आज उन्हीं दरो दीवार से ऐसा लगता है उसके रोने की सदा सुनाई देती है, जो चीख चीख कर कहती है कि मैंने उसकी मासूम शरारतों, उसकी कलकारियों का खून कर दिया, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया। आसिया बेगम अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाई किसी मासूम से बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो दी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अब बस, अब तो यही दुआ है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, मगर मैं जानती हूँ मुझे सुकून मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। मेरी रूह तड़पती रहेगी। मामा प्लीज़ ऐसी बातें तो मत करें। ज़रमील ने तड़प कर उन्हें खुद से लगाया। बहुत बुरा किया ज़रमील, आपने कहीं मुंह दिखाने को नहीं छोड़ा। ज़रमील ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उन्हें उठा बेड पर बिठाकर एक गिलास फ्रिज में से पानी लिया और उनके होंठों से लगा दिया, जिसे आसिया बेगम ने 2-3 घूंट पीकर उसे वापस थमा दिया। मामा, मुझसे नादानस्तगी में गलती हो गई, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, मगर मैं बहुत तन्हा हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। उसने आसिया बेगम का नहीब सा हाथ अपने हाथों में दबा लिया। याले का नाराज़ होना और अरशद का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम याले को तलाक दो। तुमसे जो गलती हुई सो हुई, उसका इजाला हो जाएगा, मगर याले को तलाक देने के बाद उसका इजाला मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, जो ये लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। जरवील ने बगौर उन्हें देखा था। दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हुई। दिल को थोड़ा सुकून मिला कि उसकी माँ उसके साथ है। मामा, मैं अरशद से खुद बात करूंगा। नहीं, तुम अरशद से कोई बात नहीं करोगे, उन्होंने सख्त लहजे में उसे टोक दिया। मगर क्यों मामा? आखिर आप सब लोगों ने इस बददिमाग को इस कदर अपने ऊपर हावी क्यों कर लिया है? उसे तो मजीद शह मिलेगी, और पापा का जो रवैया है वो आपने देख लिया। उनका पूरा सपोर्ट अरशद की तरफ है, इसलिए मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। मैं अपना मामला अपने तौर पर हैंडल करूंगा, और अरशद का तो मैं दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। उन सरमई आंखों में गुस्से से सूख डोरे फैलने लगे थे। ज़मील, बेवकूफ़ी की बातें मत करें। मैंने जब मना कर दिया कि आप अरशद से कोई बात नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे, उन्होंने डांट दिया। मगर ज़मील सर झुकाए खामोश रहा। ज़मील, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? उन्होंने उसका बाजू हिलाया। ओके, नहीं करूँगा, मगर उसके नापाक इरादे में उसे कामयाब भी नहीं होने दूंगा। वो चाह रहा है ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो मेरी जान, मैं कब आपसे कह रही हूँ कि ऐसा हो? आप फिक्र मत करें, कोई मौका देकर मैं फ़हीम से बात करती हूँ कि वो अरशद से और सलीम से बात करें। चले, आप ये भी करके देख लें, मगर आई एम श्योर कि पापा मेरी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। वो मेरे लिए मेरी बात नहीं करेंगे, वह हाँ मेरे खिलाफ ज़रूर बात कर लेंगे। उसके लबो लहजे में बहुत बदगुमानी थी, जिसे आसिया बेगम ने नोट किया। गलत बात मत करें, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं। अच्छा चले छोड़े, ये बताइए आले से बात हुई? जी हुई थी, और आपकी बहू साहिबा को इन 2 सालों में बहुत बोलना आ गया है। वो याले जो मेरे सामने नज़र उठा के बोलते हुए डरती थी, मेरी ज़रा सी डांट पर सहम कर छुप कर किसी कोने खुदरे में भागती थी, वो याले आज बड़ी बहादुरी से मेरे सामने खड़ी अपना दिफा कर रही थी। कल का सारा मंजर उसकी आंखों में घूम गया तो लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। बहुत बदल गई है याले, वो अब पहले जैसी नहीं रही। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई है। सारा सारा वक्त खामोश रहकर गुजार देती है। किसी ने बात कर ली तो जवाब दे दिया। वो खामोशी का कुफल लगाए काम में जुटी रहती है। कभी कभी तो सोचती हूँ, मेरा दिल याले को देखकर इस कदर कट जाता है तो नजमा का क्या होता होगा। मगर अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी याले पहले की तरह हंसने बोलने लगेगी इंशाल्लाह। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, रज़ा किस पर है सबसे ज़्यादा? घर में किससे अटैच है वो? बेटे के जिक्र पर होंठों में जैसे शेरनी घुल गई हो। रज़ा तो बना बनाया मेरा ज़रमील का परतू है, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, हर कोई उस पर जान छिड़कता है। वो भी जैसे सबसे बहुत प्यार करता है, सबके पास रह जाता है। सिमरन की तो जैसे उसमें जान है, बहुत देखभाल करती है वो उसकी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर रज़ा के बारे में बता रही थी, जिसे ज़रमील बहुत शौक से सुन रहा था। हिरा, तुमने रज़ा को देखा है? कहाँ है वो? किसके पास है? काफ़ी वक्त हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं। परेशान सी याले ने सामने आती हीरा को रोका, जो चूड़ियाँ डाल रही थी अपनी कलाई में। याले की फिक्रमंदी हीरा से भी छुपी नहीं रह सकी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नरमो मुलायम लबो लहजे में कहते उसने याले का हाथ थमा। रज़ा कहीं नहीं जाएगा, यहाँ सब उसके अपने हैं।
हाँ है, मगर जब से तुम्हारे भाई आए हैं मेरे दिलो-दिमाग में बस एक यही डर खौफ़ है कि वो मेरे रज़ा को मुझसे छीन कर ना ले जाएँ। ऐसा क्यों सोचती हो याले? ऐसा सोचने पर तुम्हारे भाई ने मुझे मजबूर किया है। एक मौका तो दो तुम उन्हें। नहीं, कभी नहीं। मेरी ये ज़िंदगी अब सिर्फ़ रज़ा के लिए है और हम ही एक-दूसरे का सहारा है। किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं हमारी ज़िंदगी में। वो ये कहती हुई उसका हाथ झटकती वहाँ से तेज़ी से निकली थी। हीरा हीरा सिर्फ़ उसे देखकर रह गई थी। जैसे ही पलटी सामने से ज़रमील को ऐस्तदा पाया, हीरा चौंक सी गई। ज़रमील भाई आप कब आए? याले मुझसे बहुत बदगुमान है। कभी-कभी तो सोचता हूँ याले की ये हद से बढ़ती बदगुमानी कोई और रंग ना ले जाए। वो बहुत थका-थका सा लबो लहजा था उसका। हीरा का दिल कट कर रह गया। आप अभी से हिम्मत हार गए? ज़रमील ने साँस खींची। नहीं, हिम्मत तो मैं आखिरी साँस तक नहीं हारूँगा। याले सिर्फ़ मेरी है और दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। किस कदर जुनून था इन सरमई काँच में कि हीरा एकटुक देखती ही चलेगी। ऐसे क्या देख रही हो? यही कि मेरे भाई के दिल पर सिर्फ़ याले राज करती है और उसे खबर ही नहीं। होगी, खबर भी होगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो। ख़ैर अभी तो जाने में कुछ टाइम है। तुम ज़रा मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना लाओ। वो अपनी बहन के सर पर हाथ रखे मुस्कुराता हुआ जिस कमरे से निकला था उसी कमरे में वापस चला गया। पीछे खड़ी हीरा अपने भाई के लिए दिल से दुआ मांगती किचन की जानिब चली गई थी। डार्क येलो शरारे जिसके ऑर्गेन्जा दुपट्टे पर येलो और ग्रीन गोटे से बहुत नफीस और उम्दा काम हुआ था। पूरा घूंघट गिराए हुए शाही कुर्सी पर विराजमान थी। खानदान की हर खातून एक एक करके आ रही थी और रस्म करके जा रही थी, मगर किसी ने भी दुल्हन का खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि दुल्हन की अम्मी का कहना था कि मकसूम ने कोई मन्नत मानी है और जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। पूरी महफिल में इस बात को लेकर चहमगोइयाँ हो रही थी। कुछ बुजुर्ग खवातीन को सख्त बुरा लगा था और गैर शादीशुदा लड़कियां खूब मज़े ले रही थी, जबकि आरफीन की कज़न्स ने तो बाकायदा रिकॉर्ड लगा दिया था और चटपटे से सवालात कर रही थी, जिसका मकसूम सिर्फ हूँ हाँ मैं जवाब ही दे रही थी। मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ राबिया, और सोमी की इस बेतुकी हरकत पर शर्मिंदा भी हूँ। मकसूम की वालिदा सर झुकाए शर्मसार सी राबिया के पास खड़ी अपनी बेटी की नादानी पर पशेमान हो रही थी। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर। हो सकता है मकसूम की नज़र में अहम हो ये मन्नत। वो मुस्कुरा दी, मगर उन्हें भी ये मन्नत कुछ समझ में नहीं आई थी जिसका उन्होंने इजहार नहीं किया। सोमी ने मुझे भी आज सुबह बताया कि अगर 2-3 दिन पहले बता देती तो मैं इसकी ये बात बिल्कुल नहीं मानती। अभी भी मैं सोमी से सख्त नाराज़ हूँ। ये तो आप गलत करी हैं, ये बेटियाँ बहुत नाजुक होती हैं। आप प्लीज़ मकसूम से नाराज़ मत हों। मगर आपके घर वालों ने भी तो सोमी को नहीं देखा सिवाय आपके और आरफीन के। मैंने सबको समझा लिया और फिर अच्छा है अभी कोई ना देखे, एक चार्म रहेगा। राबिया ने उनका हाथ थामकर होले से दबा दिया। राबिया के इस नर्म और मुलायम अंदाज ने जहाँ मकसूम की अम्मी को मुतमईन कर दिया था, वहीं वो अपनी इकलौती बेटी पर बहुत गुस्से में थी। वो तो शुक्र था आरफीन की ममा ने गुस्सा नहीं किया, वरना उनकी बेटी का मुस्तकबिल जाने कैसा होता। यार याले, ये अजीब सी मन्नत नहीं, पहले तो हमने कभी नहीं सुनी। हीरा को बहुत रंज हो रहा था। वो आरफीन भाई की दुल्हन को ना देख सकी। हाँ अजीब तो है, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत कलक हो रहा है कि आरफीन भाई की दुल्हन नहीं देख सकी। दोनों की नज़र सिंधी चेयर पर येलो शरारे में बड़े से घूंघट में चेहरे को छुपाए मकसूम पर थी, यहाँ तक के चेहरे को भी इस कदर झुकाया हुआ था कि ऑर्गेन्जा दुपट्टे से झलक तक नहीं देख सकता था कोई। यार हीरा, ये क्या बात हुई भला? हम आरफीन भाई की दुल्हन को ही नहीं दे सकते? उनकी कज़न लाइबा अपना ही दुख लिए दोनों के पास आई थी। सबर मेरी जान, क्योंकि हम भी यहाँ सबर किए बैठे हैं। हीरा ने लाइबा की मासूम शक्ल देखी तो मुस्कुरा कर उसका कंधा थपथपाया। फिर भी यार, ऐसी मन्नत तो हमने पहले कभी नहीं सुनी है कि कोई अपना मुखड़ा ही नहीं दिखाता किसी को। तुम्हें पता है वहाँ बैठी कुछ खवातीन तो खूब बातें बना रही हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ खाना शुरू हो गया। सिमरन भाभी रज़ा को गोद में उठा इन तीनों के पास चली आई। हम नहीं खा रहे खाना, जाइए आप उनसे कह दें कि हमने भी मन्नत मान ली है कि जब तक दुल्हन का चेहरा नहीं देख लेते हम खाना नहीं खाएंगे। ये हीरा थी जो अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी। कितनी खुश थी कि वो मकसूम से खूब छेड़छाड़ करेगी, मगर मकसूम की मन्नत ने सारी खुशी मिलियामेट कर दी। क्या पागलपन है ये? जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे। सिमरन ने बाकायदा से डांटा था। तो सिमरन भाभी बातें तो अब भी बना रहे हैं, मुझे मालूम है, मगर हमें अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहिए। अब उठो और ये फजूल जिद छोड़ो। क्या बात है यहाँ? क्या कर रही हो तुम सब? वहाँ खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है। उसी वक्त जरमील की भारी गंभीर आवाज़ ने चारों को चौंका दिया। भाभी रज़ा को दे, मैं उसे थोड़ा सा मीठा खिला दूंगी। याले अपनी जगह से उठी, सिमरन की गोद से रज़ा को लिए आगे बढ़ती चली गई। जरमील को उसने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। जाती हुई याले पर जमीले खामोश निगाह डालकर रह गया। वो बैसाखी के सहारे चलती हुई हुई रेहान शेख के कमरे तक आ रुकी। आस्तीगी से दरवाज़ा नॉक किया। यस कमन। भारी आवाज़ अंदर से उभरी। वानिया ने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर की सिमत बढ़ने लगी। रेहान शेख जो टाई की नाट नाट बांध रहे थे, उनकी सीधी नज़र वानिया पर उठी थी। अरे वानिया बेटा, आप अभी तक सोई नहीं?
नहीं बाबा, मैं आपके साथ एयरपोर्ट पर चलूँगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे साथ कराची चलो और फिर इनकी शादी में थोड़ा एंजॉय कर लोगी। और फिर राबिया भाभी ने भी कितने प्यार से बुलाया है आपको। राबिया आंटी के प्यार की मैं दिल से कदर करती हूँ बाबा, मगर आप तो जानते हैं मुझे ये सब शोरगुल की आदत नहीं है। अब वो उसे कैसे बताती कि लोगों की तरस खाती नज़रें उसका दिल चीरती हुई लगती हैं। बाबा की जान, लोगों में उठोगी बैठोगी तो कुछ अच्छा लगेगा। और राबिया भाभी के घर जाकर आप बिल्कुल बोर नहीं होगी, बल्कि आपको तो वहाँ से आने का दिल नहीं चाहेगा। वो उसे किसी भी तरह अपने साथ चलने पर राजी कर रहे थे। नहीं बाबा, आप चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ आपकी फिक्र होगी, उन्होंने हलीमी लबो लहजे में कहते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ धरा था। बाबा, सिर्फ चंद दिन की तो बात है, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो ठीक है, मैं अंबर के पास चली जाऊंगी या उसे यहाँ बुला लूंगी। जाऊंगी फिर भी नहीं, वो धीरे से मुस्कुरा दिया, जिस पर वो हल्के से हंस दी। ओके, हमेशा की तरह तुम जीती मैं हार, आप चलें, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो दोनों ड्राइवर की हमरा एयरपोर्ट पर रवाना हो गए। ओके माई चाइल्ड, अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई वक्त पर लेना, वो ज़रूरी हिदायतें देकर नज़रों से ओझल हो गए तो वो बैसाखी संभालती हुई गाड़ी के संग बढ़ने लगी। आराम से गाड़ी में बैठी थी। अब्दुल अंबर के घर चलो जी छोटी बीबी। कोई 15 मिनट की ड्राइविंग से गाड़ी अंबर के बंगले के आगे आगे आकर रुकी। वानिया आज की से नीचे उतरी। तुम जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ड्राइवर जा चुका था। वानिया पलटकर बैल पर हाथ रखने ही लगी थी कि किसी ने नहायत जारहाना अंदाज में उसे अपनी तरफ खींचा था। वो ठहरी, एक कमज़ोर माजूर लड़की तवाज़ुन संभाल न सके, लड़खड़ाती हुई किसी के मजबूत वजूद का हिस्सा बनी थी। इस दौरान उसकी बैसाखी ज़मीन पर गिर चुकी थी और उससे पहले कि वो ज़ोर से चीख मारती, कोई हल्की नम सी बेहोश कर देने वाली शय है उसकी नाक पर रख दी गई, जिससे वो दुनिया जहाँ से बेखबर होती चली गई। अक्लो खिरद में अगर कोई याद बाकी तो थी तो सिर्फ ये कि किसी ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा के गाड़ी में डाल दिया था। भाभी, आपने रज़ा को देखा है? जब से मेहंदी से वापस आई हूँ वो नज़र नहीं आया मुझे। फ़िक्र में डूबी हुई आवाज़ पास से गुजरती आसिया बेगम के कानों में पड़ी थी। याले चंदा, वो सो गया था और किसी ने उसे यहीं सोफे पर लटा दिया था, तो जरमील उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया है। नहायत बेबसी से याले ने पहले आसिया बेगम को फिर पास खड़ी सिमरन को देखा था। आसिया बेगम ने लम्हे में इसकी बेबसी भांप ली थी। याले बेटा, आपको बुरा लगा? उन्होंने उसके शाने पे हाथ रखा था। नहीं, मगर रज़ा उन्हें तंग करेगा, उनकी नींद खराब हो जाएगी। अब वो उन्हें क्या बताती कि असल में वो ये चाहती ही नहीं कि रज़ा ज़रमील के पास उसके नज़दीक रहे, वरना ज़रमील की नींद की उसे रत्ती भर परवाह नहीं है। ओह, तो ये वजह है। वो सुख का सांस लेती हुई मुस्कुरा दी। तो मेरी जान करने दो तंग, अगर रज़ा ज़रमील की नींद ख़राब करता है तो उसे भी मालूम होना चाहिए कि बच्चे पालना आसान नहीं है। जिस तरह 1 साल तक आपने उसे संभाला है, अब कुछ जिम्मेदारी ज़मीर पर भी डालो। या ले तो उनकी बातों का मतलब नहीं समझ रही थी, मगर सिमरन अच्छी तरह समझ गई थी आसिया बेगम के इरादे को, और कहीं ना कहीं खुद वो भी तो यही चाहती थी कि याले और ज़रमील में सुलह हो जाए। हाँ याले, ताई मम्मा ठीक कह रही है, तुम परेशान मत हो, बल्कि ज़रमील को परेशान होने दो, अच्छा है, उन्हें कुछ सज़ा तो मिले। उसने बात को मज़ा का रुख दिया और मुस्कुरा के आसिया बेगम की सिमत देखा और आंखों से तसल्ली का इशारा दिया। अरे मैं तो बातों में भूल गई कि फ़हीम साहब ने कॉफ़ी मांगी थी। वो दोनों पर एक निगाह डालती हुई किचन की सिमत बढ़ गई। याले मत सोचो कुछ भी, रज़ा ज़रमील भाई के पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। सिमरन ने बड़े प्यार से उसके दोनों हाथों को थाम लिया। सिमरन भाभी प्लीज़, आप तो ऐसी बातें मत करें, आप तो सब जानती हैं, मुझे समझने की कोशिश करें। उसने सिमरन के हाथों से अपने हाथों को निकाल के उसके दोनों हाथ सख्ती से थाम के दबाए थे। याले, जितने वहम वसवसे अपने दिलो दिमाग में पालोगी वो तुम्हें इतना ही डराएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अचानक अरशद की तेज और भारी आवाज़ पर दोनों अपनी जगह से 2 फुट उछली थी, बल्कि सिमरन का दिल तो बाकायदा तेजी से धड़कने लगा था, जैसे पसलियाँ दौड़ के बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं भाई, हम जा ही रहे थे बस। याले लड़खड़ा के रह गई। सिमरन की कैफियत भी उसके कुछ कम ना थी। तो फिर चलो, और ये रज़ा कहाँ है जिस बात का डर था? वही हुआ सिमरन की तो समझो जैसे सांस ही रुकने लगी हो, क्योंकि अगर अरशद को पता चल गया कि रज़ा ज़रमील के कमरे में है तो सबसे पहले उसकी शामत थी। अरशद उसे छोड़ेगा नहीं। भाई, वो रज़ा मम्मी के कमरे में सो रहा है। डरा डरा लबो लहजा अरशद को शको शुबहात में डाल दिया। बहुत गहरी नज़रों से उसने याले को देखा था। हाँ, तो इसमें इतना डरने की कौन सी बात है? मुझे तो कोई और बात लग रही है। सिमरन, तुम बताओ मुझे क्या बात है? सवाल का रुख अचानक साकत जामत खड़ी सिमरन की समत किया गया। जी, वो उसी स्नाम में अरशद के कोट की जेब में मौजूद मोबाइल चीख पड़ा। अरशद जो तेज़ नज़र से सिमरन को देख रहा था, जेब से मोबाइल निकाला और ओके का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। हाँ हसन, कैसे हो यार? लहजे में एकदम शगुफ्तगी घुल गई थी सिमरन, और याले ने खुद के बच जाने पर सुख का सांस लिया। अरशद अपने दोस्त से बात करते करते आगे बढ़ने लगा। यार, मेरा तो मशवरा है कि तुम अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ कराची आ जाओ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। वहां से जाने क्या क्या कहा गया, अरशद का जानदार क्या कहा, खामोश फिजा में गूंजा था। 1 मिनट जरा रुको। मोबाइल कान से हटाकर अरशद ने पलट कर देखा तो वो दोनों अब भी वहीं खड़ी थी। क्या बात है, रात यहीं खड़े खड़े गुजारने का इरादा है? तन से भरपूर जुमला
दोनों को होश की दुनिया में ले आया। इससे पहले कि तफ्तीशी अंदाज फिर से शुरू होता, दोनों तेज़ी से आगे बढ़े और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अरशद ने दोनों को एक नज़र देखने के बाद मोबाइल फिर कान से लगा लिया। हाँ कहो, क्या कह रहे थे तुम? वो अपने बेडरूम की सिमत बढ़ा। याले को कमरे में टहलते टहलते काफ़ी देर हो गई थी। अब तो पाँव भी शल हो गए थे, जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था। आज आरफीन की मेहंदी लेकर गए थे, सुबह से ही काम में लगी थी, मगर इतनी थकन और नींद के बावजूद उसका ध्यान सिर्फ रज़ा की सिमत लगा था। वो उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। बिलाकर दिल मजबूत करके फैसले पर मोहर सबत कर दी। नहायत आहिस्तगी से दबे दबे आवाज़ कदमों से बेआवाज़ कदमों से वो सीढ़ियाँ अबूर करती जमील के बेडरूम के दरवाजे के पास आ ठहरी। बंद दरवाजे को एक नज़र देखा, फिर पीछे गर्दन घुमा के खामोशी से देखा कि कोई है तो नहीं, और अगर किसी की नज़र उस पर पड़ गई तो किस कदर शर्मिंदगी की सुबकी की बात थी। जब तसल्ली हो गई तो कपकपाते हाथ से धड़कते दिल से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। कमरे में 0 पॉइंट की ग्रीन रोशनी हर शय पर फैली हुई थी। उसकी नज़र सीधी बेड पर पड़ी। कितनी बदसूरत यादें जहन की स्क्रीन पर रोशन हो गई थी। 2 साल पहले वो इस कमरे में दुल्हन के रूप में इस बेड पर थी, और आज 2 साल बाद फिर उस कमरे में मजबूरी के तहत आई थी। वरना यहाँ से निकलने के बाद कसम खा ली थी कि वो दोबारा कदम नहीं रखेगी, मगर आई तो वो सिर्फ अपने लखते जिगर जान से अजीज बेटे के लिए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़ी। रज़ा ज़रमील के पहलू में बेखबर सो रहा था। उस पर ज़रमील का एक हाथ रखा हुआ था। याले ने पहले हल्के से दरवाज़ा बंद किया और फिर आहिस्ता रवि से चलती हुई बेड के करीब आ रुकी। अगर वो रज़ा को उठाती तो ज़रमील की आंख खुल जाती, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सोचा पहले रज़ा पर से ज़रमील का बाजू हटाए, जो नहायत मुश्किल मरहला था, मगर रज़ा को ले जाने के लिए इसे ये काम करना ही था। वो 2 कदम आगे बढ़ी और ज़रमील के पास आ रुकी। रात की गुप्तन हाई में अगर ज़रमील की आंख खुल गई तो उससे आगे वो सोच ही नहीं सकी। दिल की धड़कन इतनी बुरी तरह शोर कर रही थी कि समाअतें बासानी सुन सकती थी। उसने दिल मजबूत किया और थोड़ा सा झुकी। ज़रमील का बाजू आहिस्तगी से थाम कर रज़ा के ऊपर से हटाना चाह के ज़रमील ने जो सीधे होकर आंखें खोली, याले की नज़र उठी और बुरी तरह बौखला के रह गई। और इसी बौखलाहट में वो पूरे वजूद समेत ज़रमील के चौड़े सीने पर थी। वो उठना चाहती थी कि ज़रमील ने उसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द अपने दोनों मजबूत आहनी बाजों का हिसार खींच दिया। वो ज़रमील की इस हरकत पर तिलमिला कर रह गई। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। वो पूरी ताकत से अपना दिफा करने लगी थी। तुम्हें क्या लगता है, नज़र अगर कुछ पल के लिए अनजान हो गई तो मैं तुम्हारी आहट महसूस नहीं कर सकता? तो मिसेस ज़रमील, आपकी बेआवाज़ एक एक चाप पर पूरा पूरा वजूद समात बना हुआ है। तुम मुझे जितना बेखबर समझती हो उतना बेखबर हूँ नहीं। उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज की एक फसूं उसके कानों में फूंक रहा था। ज़रमील, छोड़िए, मैं रज़ा को लेने आई हूँ। वो उसके चौड़े सीने पर दोनों हाथ रखे उसकी मजबूत गिरफ्त तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। तुम्हें नहीं लगता रज़ा अपनी असल जगह पे आ गया है, इसलिए तुम भी सब कुछ भूलकर यहीं मेरे पास इस अपने बेडरूम में रहो? ज़रमील ने उसकी आगे बढ़ी मोटी सी चोटी को ज़रा सा खींचा तो उसके चेहरे पर झुका। दिल बुरी तरह धड़क उठा। रात के इस पहर अगर किसी ने देख लिया कि वो उसके बेडरूम में है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस वो शर्म से पानी पानी होकर रह जाएगी। और कोई कुछ कहे ना कहे, मगर अरशद, ये नाम सोच कर उसे झुरझुरी सी ली थी। ज़रमील, अगर अरशद भाई, ज़रमील ने आहिस्तगी से उसके कपकपाते होंठों पर अंगश्ते शहादत रख दी। तुम्हारे और मेरे बीच किसी तीसरे वजूद का जिक्र मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। याले इसकी हरकत और बात दोनों पर सरतापा सुलग कर रह गई। तीसरा वजूद वो मेरे बड़े भाई हैं। एक बात आप सुन लें, वो जो कहेंगे मैं मानूंगी। ज़रमील ने कितने ही लम्हे उसकी खूबसूरत आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए किस कदर सफाकी थी, जहाँ नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। याले, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। उसके नैन कटोरों में चंद मोती टूटकर रुखसार पर फिसलते चले गए। मैं एक एक पल का इजाला करने को तैयार हूँ, तुम जो मगर जो तुम यारशा चाहती हो वो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। उसके रुखसार पर फिसलते आंसू को अपनी उंगली के पूरों में जज़ब कर लिया। तो मैं इंतज़ार कर लूँगी, मगर आपके पास वापस कतई नहीं आऊँगी। इतनी नफरत करती हो मुझसे? एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उसके लबों पर रिंगी थी। हाँ, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। किस कदर जालिम, बेरहम, कातिल हसीना लग रही थी वो उस वक्त। तो ठीक है, देखते हैं मेरी मोहब्बत तुम्हारी नफ़रत के आगे दम तोड़ती है, या फिर तुम मेरी बाहों में आकर फूलों की तरह महकती हो। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। खैर, ख्वाहिश का तो तुम रहने ही दो। अब ही देख लो, रात के तीसरे पहर तुम मेरे बेडरूम में मेरे किस कदर करीब हो कि हमारी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी हैं। वो रोमानवी लबो लहजे में कहता है, खूबसूरत सी शरारत करके उसे खुद से अलग कर चुका था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि उसे अपने बचाव का टाइम ही नहीं मिला था। उसने ज़रमील को बुरी तरह घूरा था और तेज़ी से आगे बढ़ी। रज़ा को उठाती, पैर पटकती उसके कमरे से निकली थी। उसकी इन अदाओं पर ज़रमील हंस दिया, मगर दिल में मुसम्मम इरादा बांध लिया कि वो याले को हर कीमत पर मना लेगा। पापा, मैं
मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूँगी। ओके माय चाइल्ड। वो रेहान शेख को एयरपोर्ट पर छोड़कर अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी। उसने बेल बजाई भी नहीं थी कि किसी ने नहायत बुरी तरह अपनी तरफ खींचा था और कोई ना मुलायम सी शय उसकी नाक पर रख दी, जिससे वो अपने सारे शऊर को खोती चली गई। ये सब उसकी बंद आंखों की पुतलियों पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। धीरे धीरे उसका शऊर बेदार होने लगा, जो सोचने समझने की सलाहियतों से मफलूज हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असल हाल में वापस आने लगी थी। उसकी बंद पलकों पर जुम्बिश होने लगी, उसके हाथों की उंगलियां हिलने लगी, होंठ उस कदर प्यासे थे कि हलक तक खुश्क होने की वजह से कांटे चुभने लगे थे। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने छत पर पंखा तेज रफ्तारी से चल रहा था। उसे सब कुछ याद आ गया तो वो एक झटके से उठी थी। कमरा नहायत कुशादा और खूबसूरती से डेकोरेट था। शुक्र मोहतरमा, आपको होश तो आया, वरना मैं तो समझा शायद जिंदगी भर आपके जागने का इंतजार ही करना पड़ेगा। कमरे के दरवाजे से कोई एंटर हुआ। वानिया ने देखा कोई लंबा चौड़ा सा शख्स था, जिसे वानिया ने जिंदगी में पहली बार ही देखा था, मगर वो था कौन? ये सोचकर उसका गुस्सा बढ़ने लगा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ इस तरह लाने का क्या मकसद है तुम्हारा? आराम से मिस वानिया शेख, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप जरा ये स्कॉश पी लें, फिर आराम से तसल्ली से बात करेंगे। उसने हाथ में पकड़ा स्कॉश वानिया के आगे बढ़ाया, जिसे वानिया ने गुस्से से एक हाथ मारकर पीछे किया तो वो नीचे कारपेट पर गिर गया। शट अप, मुझसे फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है, बिल्कुल जाना है। तुम्हें रोका किसने है? मगर मेरा मकसद पूरा होने के बाद। देखो मिस्टर खाकसार को आफरीदी कहते हैं। उसने वानिया की बात काट दी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें क्या कहते हैं। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो बोलो, मैं अभी और इसी वक्त ब्लैंक चेक काट कर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। आफरीदी ने बस उसके सख्त लहजे को बगौर देखा था और तंजिया मुस्कुराहट लिए एक कदम आगे बढ़ा, एक पैर जूते समेत उठाकर बेड पर रखा, थोड़ा सा उसके चेहरे पर झुका था। तुम बाप बेटी को अपनी इस हराम की कमाई दौलत पर घमंड है ना? एक तो उसका बेहुदा अंदाज, ऊपर से उसका ये गुफ्तगू वानिया के खून में शरारे दौड़ा गई। अपनी हद में रहो। मेरे बाप के पास हराम की कमाई है या हलाल की, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपनी कीमत लगाओ। दे सकोगी मेरी कीमत? आफरीदी की घनी काली मूंछों के नीचे अनाबी लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। तुम बोल के तो देखो, तुम्हारी औकात से तुम्हें ज्यादा दूंगी। वानिया ने एक नफरत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली। तो ठीक है, मेरी औकात तुम्हारी कीमत है। एक लम्हे को तो वो सन्नाटे में आ गई। वो क्या बोल रहा था? ये क्या बेहूदगी है? लहजा मामूली सा कमजोर हो गया। इसमें बेहूदगी की क्या बात है? अपनी कीमत लगाई है मैंने तो। आफरीदी वहां से हट गया, हटकर सामने एक चेयर पर बैठ गया, बगौर उसे देखने लगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस शहर के बिजनेस टाइकून रेहान शेख की बेटी, जिसकी पहुंच असर और सूख बहुत है, मगर वो इस वक्त तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ है नहीं, कराची शादी में गए हुए हैं। इस कदर जानकारी कैसे? वो इतना कुछ कैसे जानता था? और था कौन? बताऊंगा किसी दिन, तुम्हारी सोचों का जवाब फुर्सत से दूंगा, मगर इस वक्त नहीं। वानिया ने नहायत हैरानगी से उसे देखा कि उसकी सोच तक रसाई थी। अब ये हैरानगी दूर करो, टाइम ज़ाया किए बिना तैयार हो जाओ। 1 घंटे में काजी और कुछ गवाह आने वाले हैं, हमारा निकाह है अभी। आफरीदी ने उसकी हैरानगी से भरी आंखों में झांका। वॉट? ऐसा नहीं हो सकता मोहतरमा, बहुत कुछ हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो, मगर फिलहाल निकाह पर ही इत्तेफाक किया है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके बेड के पास आ खड़ा हुआ। वानिया उसके इरादे से घबरा गई। गुस्सा और जलाल बेकार था। वो ना तो उसके गुस्से से पीछे हटने वाला था, ना ही उसकी बेपनाह दौलत से मरूब होने वाला था। देखो, जो तुम सोच रहे हो अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं अपने पापा से तुम्हारे लिए बात करूंगी, मगर इस तरह निकाह ये अच्छा नहीं है। वो उसकी बात समझा था या नहीं, मगर उसकी बात पर उसके जानदार और तजहीक आमेज कह की खामोशी को चीरते हुए वानी को अपनी कमजोरी का एहसास दिला गए थे। उसका हकारत से भरा कहका उसे ये बावर कराया गया कि जल्दबाजी में ये यहाँ से रिहाई हासिल करने के बगैर वो कुछ सोचे समझे बहुत गलत बोल गई है, जिसका एहसास उसे शिद्दत से हुआ था। आफरीदी खामोश हो गया, मगर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट अभी भी थी। पसंद मिस वानिया शेख, मेरा टेस्ट अब इतना ख़राब भी नहीं है। उसका ये जुमला उसे बहुत कुछ समझा गया। आफरीदी ने बगौर उसको देखा, वो नजरें झुका गई। एक राज की बात बताऊं? वानिया ने पलकों की बाढ़ ऊपर उठाई। दुनिया में अगर मैंने सबसे ज़्यादा नफरत की है और अगर मुझे कहा जाए कि उसका कत्ल तुम पर माफ़ है, तो वो एक शख्स होगा और वो हो तुम। वो बगौर उसे सुन रही थी, अंदर तक उसकी बात पर काम कर रह गई। आंखों में मामूली सी नमी छलकने लगी थी, मगर वो भी उस शख्स को समझ में नहीं पाई थी और अपने अंदर मचलते सवालों को लबों पर ले आई थी। अगर इतनी नफरत करते हो तो मार दो मुझे। ये निकाह करने का क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने कहा ना, बताऊंगा फुर्सत में। और रही बात मारने की, तो वो तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका होता। ये सब खड़ाक पालने की ज़रूरत क्या थी फिर मुझे? उसका इशारों से अगवा करने की समत था। रेहान शेख को तिल तिल मारने में ही मज़ा है। तकलीफ किसे कहते हैं और मुफलिसी किस चिड़िया का नाम है, ये सब तो उसे जानना ही है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे पापा के बारे में इतनी वाहियात गुफ्तगू क्यों कर रहे हो? आ जाएगी समझ, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ज़रा तुम पर तो अपने नाम की मोहर नस्ब कर दे। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे निकाह करके मेरे पापा को ब्लैकमेल करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगी।
वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बगैर किसी जिद्दो बहस के निकाहनामे पर साइन कर देना। जितनी जल्दी मेरा काम होगा उतनी जल्दी अपने घर जा सकोगी। वो उसके सरापे पर एक भरपूर नज़र डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया कि वानिया ने फिर पीछे से पुकारा था। वो शायद एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। देखो, तुम मुझसे निकाह करके बहुत पछताओगे, क्योंकि मुझ जैसी अपाहिज लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लहजा रूहानसा सा हो गया था। उसे अपनी इज्जत और अपने पापा की इज्जत का ख्याल था। खानदान भर में क्या जवाब देंगे। यही तो मैं तुम्हें बावर कराना चाहता हूँ कि मेरी नफरत की हद देखो। मैं तुम जैसी अपाहिज लड़की से निकाह कर रहा हूँ, इन खूबसूरत और हसीन अप्सराओं को छोड़ के। तो फिर उन्हीं खूबसूरत और हसीन अप्सराओं में से किसी एक से निकाह कर लो। मेरी जान बख्श दो। ना चाहते हुए भी चंद कतरे आंखों से टूट कर रुखसार पर फिसलते चले गए। करूँगा, ज़रूर करूँगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर अपना बदला पूरा हो जाने के बाद। फिर वो रुका नहीं और नफ़रत की एक निगाह उस पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, और वो अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा छुपाए सिसक पड़ी। वो सिमरन भाभी की तरफ जा रही थी रज़ा को लेने, ताकि उसे नहला धुलाकर तैयार कर दे। किसी स्नाम में किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे खींचा। वो बुरी तरह दीवार से आ लगी। आंखों में चंद लम्हे के लिए जो अंधेरा सा आ गया था वो साफ हुआ तो सामने जरमील को मुस्कुराता पाया। उसके हाथ में कुछ था जिसे याले ने नज़रअंदाज कर दिया। गुस्सा तो उसे बहुत आया था। वो अपनी भड़ास उस पर निकाल भी देती, मगर घर जो मेहमानों से भरा पड़ा था उनका सोच कर जहर का ये घूंट समझकर हलक में उतार लिया। ये क्या हरकत है। दबे दबे लहजे में गुस्सा अरूज पर था। हरकत? मगर जान, अभी तो मैंने कोई हरकत ही नहीं की है। ज़ोमानी लहजा था। देखिए, मुझसे फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करे। उसका जान कहना बहुत नागवार गुजरा था, और जिस तरह उसने अपनी छोटी सी नाक सुखेड़ी थी, ज़रमील उस पर हौले से हंस दिया। परहेज़ तो अब हमारे बस की बात नहीं है। और फिर तुम जब सामने होती हो तो दिल के तार तो वैसे ही भी फुल वॉल्यूम में बजने लगते हैं। वो धीरे से सरगोशी करता जैसे उसकी जान ही निकाल गया था। देखिए, मुझे देर हो रही है, रज़ा को भी तैयार करना है। वो अपनी कलाई उसकी मजबूत हथेली से छुड़ा रही थी। रज़ा की फिक्र मत करो, उसे सिमरन ने तैयार कर दिया है। अब ऐसा है कि आज की तकरीब में तुम्हें ये साड़ी बांधनी होगी। उसने वो पैकेट उसके आगे किया, जिसे याले ने बड़ी बेरहमी से परे देखेला। अपनी ये साड़ी अपने पास ही रखी और अपने दिलो दिमाग से ये खुशफहमी भी निकाल दीजिए कि मैं आपकी कोई भी बात मान लूंगी। जरमील ने बहुत सुकून से उसे सुना भी और देखा भी, क्योंकि ये वो याले से यही तवक्को रखता था। बात तो तुम्हें माननी ही होगी। अब ये तुम पर है, आराम से मानो, या फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे कोई यार नहीं है। ओके माई डियर वाइफ, रात को तुम मुझे इसी ड्रेस में मिलोगी। एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डालता हुआ आगे बढ़ा था। याले गुस्से में मुठ्ठियां ही भींच कर रह गई और एक जहरीली निगाह उस पैकेट पर डाली जो जरमील उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमा के गया था। अरे याले, तुम यहाँ खड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई। सिमरन ऊपर राबिया के पास जा रही थी कि साइड दीवार से लगी याले को सोचों में गुम देखा और उसके पास आ रुकी। जी, वो उसे चौंक कर देखने लगी। सब खैरियत तो है ना? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसकी नज़र उस पैकेट पर पड़ी। याले ने पैकेट को घूरा और सिमरन के हाथ में दे दिया। ये आप उन्हें ही वापस कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि जब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं तो उनकी दी हुई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गुस्से से उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया था। आंखों में गुस्से से शरारे हुए देखकर सिमरन का दिल दहल कर रह गया, मगर वो ये जा वो जा और अपने पीछे सिमरन को बहुत सी लामतनाही सोचों के गर्दाब में छोड़ गई थी। वो जानती थी कि याले को ये पैकेट जरमील ने दिया है। अब वो क्या करे, किसकी तरफदारी करे। अगर जरमील की तरफदारी करती तो अरशद याले की ढाल बनकर खड़ा था, जिससे कुछ बैद ना था कि वो क्या कुछ कर गुजरे। अगर याले के लिए लड़ेगी तो वो भाई जो उसके सगे भाइयों से ज़्यादा अजीज था, जिसने अपनी सगी बहन बनाकर उसके सर पर हाथ रखा था, वो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होते नहीं देख सकेगी। और वो ये भी नहीं जानती थी कि जरमील अपनी गलती पर पशेमान है, शर्मिंदा है, और इसके दिल में याले के लिए बहुत मोहब्बत और बहुत सा प्यार भी है, जो याले को उस वक्त नज़र नहीं आ रहा, या वो अपने बदले के इंतकाम में देखना नहीं चाहती। डर था कहीं इसी अनाव ज़िद में वो अपना घर तबाह ना कर ले। फिर पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा, जिसमें सबसे बड़ा हाथ उसके अपने शौहर का था, जो उस वक्त याले की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि सिमरन का ज़रा सा भी बोलना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था। उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी उलझ कर रह गई थी। ये लो, आप यहाँ खड़ी हैं और मामा कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं। ऊपर मुस्कुराती आवाज़ पर सिमरन ने रुख मोड़ के देखा, जहाँ आरफीन दूल्हा के रूप में वजह तो हुस्न का खूबसूरत पैकर लग रहा था। ग्रे शेरवानी पर गोल्डन और सिल्वर और हम रंग दबके की एम्ब्रॉयडरी पर ग्रे कुल्ला पहने वो कोई रियासत का शहजादा ही लग रहा था, और चेहरे पर जो दिलकश मुस्कुराहट चमक थी वो अनोखा ही मंजर पेश कर रही थी। भाभी, लगता है आप आज मुझे नज़र लगाएंगी। उसने चुटकी बजाई उनके चेहरे के आगे। अल्लाह ना करे कि तुम्हें मेरी या किसी की भी नज़र लगे, अगर लगे भी तो सिर्फ मकसूम की लगे। बात को मज़ा का रूप देकर उन्होंने हल्के से उसके बाजू पर मुक्का बनाकर मारा था, जिस पर आरफीन ओले से मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों की पुतलियों पर उस परिवश का मासूम चेहरा झिलमिला उठा। ना जाने क्यों हर बार सोचते वक्त सिर्फ उसका घबराया चेहरा सामने आ जाता था। ये देखो ज़रा, नाम क्या लिया मोहतरम ने?
उनके ख़्यालों में अभी से वातासन हो गई। याले बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड लगाती है तुम्हारा। सिमरन हौले से हँसती, भाभी आप भी कम नहीं है। वो बुरी तरह झींप सा गया। सिमरन भाभी जल्दी से ऊपर आई। राबे आंटी बुला रही। आरफीन के कज़न चांद ने ऊपर से ही हाँक लगाई। वो शायद बहुत जल्दी में था, पलक झपकते गायब हो गया। देखो ज़रा, तुमसे बातों में लगकर भूल ही गई कि राबे फूफो ने बुलाया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्यों भई, 9 बजने वाले हैं, किसी को कुछ ख़्याल नहीं है? अभी तक तैयारी ख़त्म नहीं हुई किसी की क्या? 12 बजे के बाद बारात लेकर पहुँचोगे? सब लोग हाल में। फ़हीम अहमद गुस्से से गरजे थे। चलो भई, और कितनी देर करोगी तुम लोग? बड़े पापा गुस्से हो रहे हैं। याले कमरे में दाखिल हुई जहाँ सब लड़कियां अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। वाओ, सो गुड लुकिंग यार, आज तो जरमील भाई तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। सी ग्रीन और आछी कलर की जॉर्जेट की एम्ब्रॉयडरी अनारकली फ्रॉक पजामा में उसकी शहाबी रंगत खूब खिल रही थी। याले का अपने कज़न के इस कमेंट पर मुंह कड़वा हो गया, जैसे किसी ने मुंह में कड़वा जहरीला बादाम डाल दिया हो। अपने बेहुदा बकवास बंद करो और सब शराफत से नीचे आ जाओ। गाड़ियां तैयार खड़ी हैं। अरफीन भाई की गाड़ी में और अरफीन भाई भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। वो सब पर एक तायराना निगाह डालती कमरे में से निकल गई थी। वो सब लोग कोई आधे घंटे बाद बारात लेकर पहुंच गए थे। निकाह हो चुका था, मगर पर्दे का एहतमाम बहुत सख्त था। बहुत सी लड़कियों के दिलों पर तो औस सी पड़ गई थी। लो, ये क्या बात हुई भला? हम एक दूसरे को देखने दिखाने के लिए तैयार हुई हैं। आप इनकी कज़न माहिन जल कर बोली थी। ठीक कह रही हो यार, एक तो इतनी मेहनत की मेकअप ड्रेस पर, सोचा कोई ना कोई तो डैशिंग लड़का इम्प्रेस हो ही जाएगा, मगर नहीं, ये तो दुनिया तो बस जलती है हम हुस्न वालों से। एक और कज़न अपने दिल के फफोले फोड़ रही थी, जिस पर सबकी हीरा की हंसी छूट गई। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कैसी बातें कर रही हो? याले ने एक दोनों को घूरा था। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों अफसोस होगा, बल्कि तुम तो बहुत खुश होगी। चलो जरमील भाई से जान छुट्टी। माहिन, तुम वाकई कभी कभी बहुत समझदारी की बातें करती हो, मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तुम्हारा ससुराल भी आरफीन भाई के ससुराल जैसा हो। वो जली बुनी माहिन की शक्ल देखने लगी, मगर माहिन वो तो ठीक ठाक तब कर रह गई। याले की बच्ची, आई विल किल यू, वो दांत पीसती हुई बस उसे घूर के इतना ही बोल सकी। निकाह हो चुका था। निकाह के छवारे बांटे जा रहे थे, मगर दुल्हन को अभी तक स्टेज पर नहीं लाया गया था। चलो लड़कियों, जल्दी जल्दी ये छवारे खाओ। तुम लोगों का भी ये इसी साल निकाह हो जाएगा। सिमरन उनकी टेबल के पास आई। निकाह के छवारों की बहुत सी थैलियाँ टेबल पर फेंकी। अरे भाभी, कैसे छुआरे? कहाँ के छुआरे और कैसा निकाह? ऐसी शादी में कौन लड़की बैठकर छुआरे खाएगी? माही ने मुंह बनाकर कहा, मगर उसकी बात किसी की समझ में नहीं आई। क्या मतलब? अब देखो ना, हम ये छुआरे खाए और कहीं से कोई हैंडसम गुड लुकिंग डैशिंग सा बंदा हमें देख ले तो वो यही कहेगा कि जिस नज़ाकत से ये लड़की छुआरे खा रही है, कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, और फिर वो वहीं से हमें पसंद कर लेगा और अपना रिश्ता हमारे घर भेजेगा। मगर यहाँ तो कोई चांस ही नहीं। वो ठंडी आह भरकर रह गई। लाहौल वाला कुव्वत में माहीन, किस कदर बेतुकी बकवास करती हो। छवारे और नज़ाकत को तुमने मिलाया नहीं, बल्कि अच्छी खासी तौहीन कर दी। सिमरन उसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोली और बेवकूफ़ बोलकर आगे बढ़ गई। माहीन, पहले तो शक था, मगर आज यकीन हो गया, तुम्हारी ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली है। याले को भी उसकी बेतुकी रागनी पर हंसी आई थी, मगर वो सब जानती थी माहीन को शादी का कितना शौक है, जो कि अभी तक बेचारी का सपना पूरा नहीं हुआ था। याले, तुम तो कुछ बोलो ही नहीं, खुद तो अपनी शादी करके बैठ गई और एक अदद बच्चे की मम्मा भी बन चुकी, और हमें बैठी तकरीर छाड़ रही हो। कसम से यार, अगर मेरे बस में होता तो सच्ची अपनी जगह तुझे बिठा देती। हाय अल्लाह, ना करे जो कभी ऐसा होता। तुम में ही इतनी हिम्मत और सब्र है जो इन हिटलर से शादी कर सकती है। हम में तो इतना दमखम नहीं है। वो तौबा करती हुई ऐसे अंदाज में बोली कि जैसे वाकई वो उसे बिठा ही देती। व्हाट माइंड स्टूपिड, ये तुमने हिटलर किसे कहा है? हीरा को अपने चहीते अजहद जान से अजीज भाई को इस तरह पुकारे जाने जाना खासा नागवार गुजरा था। ओ, मैं तो भूल ही गई, हमारे साथ हीरा बैठी है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार के जबरदस्त हंसी थी। याले, ना कि तुम माहिन को सख्त सुनाओ, तुम भी उसका साथ दे रही हो। हीरा को याले का यूं माहिन के साथ हंसकर जरमील का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था। क्यों सुनाऊं माहिन को? वो सच ही तो कह रही है। वो माहिन को एक आंख दबाकर हीरा को देखने लगी, मगर याले की ये हरकत हीरा से छुपी ना रह सकी। तो फिर मरो तुम लोग और खूब मजाक उड़ाओ हर किसी का, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो तो नकती हुई उठी चेयर से और माहिन को गुस्से से देखती हुई चली गई। अरे यार, वो तो नाराज होगी। माहिन को उसकी नाराजगी बहुत खिली थी। हाँ, तो बहुत गलत बात है। तुम लोगों को जरमील भाई को हिटलर नहीं बोलना चाहिए था। लाइबा को भी उन दोनों की गुफ्तगू पसंद नहीं आई थी। ये याले है, ये सब इसी की वजह से हुआ। माहिन बोली। अरे वाह, मेरे खाते में ये इल्ज़ाम क्यों? अब तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाना। जाओ, जाकर हिना को मना लाओ। लाइबा को हीरा की फिक्र लाहक हो गई। भाई, मैं तो अपने बेटे को देखने जा रही हूँ, तुम ही मनाती फिरो हीरा को। वो हाथ छाड़ती बगैर हीरा की नाराज़गी की फिक्र किए अपनी चेयर से खड़ी होगी। ऐसे कैसे? वो दोनों भी अपनी चेयर से खड़ी होगी। गलती दोनों की है, दोनों ही हीरा को मनाएंगे। माही ने उसे अपने साथ घसीटा। निकाह हुए आधा घंटा ही हुआ था कि रुखसती का शोर मच गया। यार, ये कैसी शादी है? माना दुल्हन का पर्दा मर्द हजरात से, मगर हम खवातीन को तो अपना चेहरा मुबारक दिखा देती। लाइबा को सबसे ज्यादा कलक था मकसूम को देखने का।
यकीनन कोई चाँद चेहरा परी पैकर होंगे जिसे देखने से उन्हें नज़र लग जाएगी। माहीन को भी बहुत अजीब लगा था। तुम लोग इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बल्कि मेरा मशवरा मानो, आज रात आरफीन भाई की बजाय तुम दोनों ही मकसूम भाभी के पास रुक जाना। याले रज़ा को संभालते हुए बोली। तौबा है याले, सोच समझ के बोलो। माहिर उसकी बात सोच कर ही झीम कर रह गए, जिस पर हिरा समेत वो हंस दी। ये अपनी याले कुछ ज्यादा ही बेशरम नहीं होगी? माहिन लाइबा ने माहिन को देखा। बेशरम यार, इसमें कभी शर्म थी ही कहा? माहिन ने याले के उड़ियां बाजू पर एक चुटकी भरी, जिसे वो सहला के रहेगी, मगर बदलाबाद के लिए छोड़ दिया कि दुल्हन को ड्रेसिंग रूम से लाया जा रहा था। इतनी बड़ी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी चादर से दुल्हन को ढांप रखा था कि हाथ तक नजर नहीं आ रहा था। मकसूम की अम्मी और खाला उसे संभालती हुई बाहर तक लाई थी और आराम से गाड़ी के अंदर बिठा दिया। कोई आधे घंटे में वो सब घर में थे। थोड़ी सी देर के लिए मकसूम बस नीचे बैठी थी, और वो भी घूंघट डाले। दुल्हन की ख्वाहिश है कि उसका चेहरा सबसे पहले दूल्हा ही देखे। ये राबिया पुप्पो थी, जो रुखसती से पहले ड्रेसिंग रूम में अकेली मकसूम के पास थी। उसे उस पर वहां मौजूद सारे कजन्स दिल महसूस के रह गए, और इरादा था कि मकसूम को खूब तंग करना और पिन का रिकॉर्ड लगाना, मगर मकसूम की ख्वाहिशों में मन्नत ने सब किए किराए पर पानी डाल दिया। हिजला रूसी में आरफी ने जैसे ही अपने मजबूत कदम धरे, सामने के मंजर ने तो जैसे एक लम्हे के लिए उसे चकरा कर रख दिया था। उसने तेजी से दरवाज़ा लॉक किया और ग्लास विंडो की सिमत बढ़ा, जो बाहर लॉन की जानिब खुलती थी, और उसी लिबास में मुक़य्यद उस दुल्हन को उसने बड़ी सरहद से पकड़कर अपनी सिमत खींचा था, जो ग्लास विंडो के बाहर उतर रही थी। मकसूम पूरी तरह से उसकी मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। नहायत डरी सहमी नज़रों से मुकाबिल की नज़रों में देखा, जहाँ आयतों का एक समंदर मौजूद था। वही मुजस्समा हुस्न सरापा, वही चांद जैसा चमकता रोशन चेहरा, वही मासूम आंखें, जिन्हें देखकर वो उस समय कितने ही पल मबहूत होकर रह गया था। जिसे देखकर उसका दिल पहली बार धड़कना सीखा था, जिसे देखकर उसे यह एहसास जागा, ये अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मगर ये वो तो नहीं जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। ये तो सोमी की दोस्त थी, और अगर ये यहाँ इसके बेडरूम में हिजला रूसी के इस जोड़े में थी, तो सोमी कहाँ है? और ये यहाँ क्यों है? कितने ही लातादाद अनगिनत सोचों में घिराव वो उसके खौफज़दा चेहरे को बगौर तक रहा था, मगर सोचों का जो तसलसल टूटा था, तो उसकी वजह उसकी मजबूत बाहों में कैद दुल्हन मचलने लगी थी, गिरफ्त तोड़ने के लिए की भरपूर कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मुझे जाने दें। आरपी ने उसे खामोशी से देखा, मगर उसे अपनी लामतनाही सोचों का जवाब चाहिए था, जो सिर्फ वही दे सकती थी। पहले आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ क्या करिए, और सोमी कहाँ है? देखिए, मुझसे बिल्कुल सच बोलिएगा, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। आफरीन का लबो लहजा थोड़ा सख्त था, क्योंकि ये खानदान भर का मामला था। मकसूम पहले तो चुप रही, मगर फिर बताए बिना कोई हल भी नहीं था। देखो मकसूम, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सोमी, तू पागल तो नहीं हो गई? आज तेरी माइयों है, तेरे ससुराल वाले आ गए हैं रस्म करने, और तू कह रही है माइयों का तेरा ड्रेस पहन कर बैठ जाऊं? नहीं सोमी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, कतई नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन की जगह उसकी फ्रेंड बैठ गई है, तो सोच किस कदर शर्मिंदगी का मुकाम है। मकसूम उसकी ये फजूल बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। तो उसकी फिक्र मत कर, वैसे भी मैं रस्म से पहले आ जाऊंगी। और दूसरी बात यह कि पूरे हॉल में ये बात मैंने पहुंचा दी है कि दुल्हन ने मन्नत मानी है कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। ओ माय गॉड सोमी, तो वाकई पागल है। मकसूम ने अपना सर पकड़ लिया। अब ये सब छोड़ और मेरा ये माइयों का ड्रेस पहन ले, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वो काली चादर में खुद को अच्छी तरह ढांपे पीछे की विंडो से बाहर निकल चुकी थी। मजबूरन उसे माइयों का येलो एंड ग्रीन शरारा पहनना पड़ा। दुपट्टे का बड़ा सा घूंघट निकालिए ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। रस्म हो चुकी थी। वो जब कमरे में आई तो जल्दी से पहले दरवाज़ा लॉक किया और अपने ज़ोरदार धड़कते दिल पर हाथ रखे उसे इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। चेहरा इतनी ठंड के बावजूद पूरा पसीने में तर था। पूरा वजूद खौफ और हरास से कांप रहा था। निगाहें ऊपर उठी तो सामने ही बेड पर लेटी सोमी ने दिलचस्प नज़रों से उसे देख रही थी। होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। कसम से मकसूम, तो इस ड्रेस में इतनी हसीन लग रही हो, वाकई लग रहा है कि तेरी शादी हो रही है। इतना रूप आया है इस लम्हे तेरे चेहरे पे। सोमी की बात पर मकसूम बुरी तरह छींक के रह गई। अच्छा, बकवास करने की जरूरत नहीं, और पकड़ अपना दुपट्टा, जाने दोस्ती में और क्या क्या करवाएगी। दुपट्टा खुद से आज़ाद करके उस पर उछालती ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी, मगर अपने पीछे उसके कहके की आवाज़ उसकी समाज से महफूज ना रह सकी। जल्द ही बारात का दिन भी आ गया, और उस दिन भी सोमी ने अपनी दोस्ती की कस्में दी, उसकी मिन्नतें की, यहाँ तक कि उसके आगे खूब रो रो के हाथ पैर जोड़े। सुबह क्या हो गया तुझे? आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं? क्यों अंधेरे में रख रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बता, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। वो उसके दोनों हाथ पकड़े शक भरी नज़रों से देख रही थी। मकसूम, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती, मगर मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं लौट कर आऊँगी तो तुझे सब सच सच बता दूँगी। सोमी किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे। तो तुझे तो मालूम है कि मेरे हालात कैसे हैं। नहीं, तू बेफिक्र है, कुछ नहीं होगा। उसके नरम मान जाने वाले लहजे पर सोमी ने कहा। नहीं सोमी, फिक्र की बात तो है, अगर घर में पता चल गया तो तू सोच भी नहीं सकती, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। और आखिरकार बहुत से वादे लेकर वो चली गई। एक बार फिर दुल्हन का बाहरी जोड़ा सुर्ख जोड़ा उसे
अपने नाजुक बदन की ज़ीनत बनाना पड़ा और दुल्हन के रूप में सजी सवरी सबसे महंगे होटल में आ गई और उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठी सोमिका शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि उसने यहीं आने का कहा था। दिल तो जैसे पसलियां तोड़ के अब बाहर आ ही जाएगा, इस कदर घबराहट हो रही थी कि एसी की कूलिंग में भी वो पसीने में शराबूर हो गई थी। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था मगर सोमिका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई तो चेहरा तो उसका तकरीबन छुपा हुआ ही था। उस भारी शरारे और कुछ घबराहट की वजह से जब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो वो दोबारा चेयर पर बैठ गई कि उसी स्नाह में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला, चंद लोग अंदर आए। वो मकसूम अजहर से मकसूम आरफीन बना दी गई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरफीन सोमी के हैं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सोमी ही आएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। निकाह के वक्त ही इनकार कर देना चाहिए था। ये निकाह सरासर गलत है। वो खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी मगर अब जो हुआ सो हुआ। ये रुखसती किसी भी तरह रोकनी थी और उससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती रुखसती का शोर मच गया था। इतनी जल्दी रुखसती, या अल्लाह, सोमी कहाँ फंसा के चली गई हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा के रह गई। उसे हिजला रुस्सी में बिठा के राबिया चली गई थी। उनके जाने के बाद वो तेज़ी से सजे सवरे बेड से नीचे उतरी, खुद पर बड़ी सी लिपटी चादर को खुद से आज़ाद की और चारों तरफ देखा। उसे एक ग्लास विंडो नज़र आ गई। वो अरफीन के आने से पहले इस कमरे से भाग जाना चाहती थी और वो कामयाब भी जाती अगर किसी ने उसका नाजुक बाजू नहाय जारहाना अंदाज में पकड़ के खींचा ना होता। तो ये बात है। आरिफीन ने सीने पर दोनों बाजू बांधे इस जाने तमन्ना को देखा था। जी, नज़र झुकाए धीमी आवाज़ में अपना इकरार जुर्म कबूल कर गई। ठीक है गाइस, इसके साथ ही मैं यहाँ इसका अख्ताम करती हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा इसे आगे से स्टार्ट करेंगे। अपने दुआओं इबादतों में मुझे ये ज़रूर याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह इसकी अगली किसके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।